Hello guys, welcome to Study IQ. दोस्तों today we are going to move towards the next topic, civil disobedience movement. A significant topic we can say that कि एक ज़माने में तो प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल ये टॉपिक के ऊपर आ चुके थे, मेंस में भी आते थे, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मॉडर्न का ओवरऑल वेटेज ही आजकल यूपीएससी में कम हो रहा है. बट स्टिल द टॉपिक इज सिग्निफिकेंस, तो हम लोगों को इसको ड्यू कंसिडरेशन देना पड़ेगा. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दिस टॉपिक, बट अगेन आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस, एंड पीपीटी टेलीग्राम पर है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. चलो, इन एनीवेज विल मूव फॉरवर्ड. अब हम लोग को थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसमें थोड़ा सा उतरना है. एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ऑब्वियसली फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ गांधी जी, एंड परहैप्स द सेकंड मूवमेंट दैट ऑल्सो फेल्ड एज फार एज द पैन इंडियन लेवल विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कंसर्न. हमने अब ये इलेबोरेटली देखा हुआ था कि गांधी जी का जो फर्स्ट पैन इंडियन मूवमेंट है इट वाज 1919 का रोला टैक्स सत्याग्रह. 1920 में फाइनली गांधी जी कांग्रेस के सुप्रीम लीडर बने, एंड विद इन कांग्रेस उनकी पहली पैन इंडियन मूवमेंट वी कैन से बाय एंड लार्ज वाज नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. फिर हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट को आउटराइटली एंड करने के पीछे का गांधीयन पॉलिटिक्स एग्जैक्टली व्हाट वाज देयर इन फरवरी 1922. फरवरी 1922 और बाय एंड लार्ज 1922 से लेके 28 का पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड, जिसमें हमने देखा था मल्टीपल ट्रेंड्स ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स विद इन कांग्रेस का डिवीजन, that is pro changers versus no changer, thereafter socialist ideology, communist ideology, trade union movement, lower caste movement, thereafter फिर young nationalist movement, and thereafter even we can talk about Byzantine movement during this particular time period. हमने उसके ऊपर भी अब काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन करके रखा हुआ है. वी हैव सीन रेवोल्यूशनरीज और फेज 2 ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो यही टाइम पीरियड में एमर्ज हो रहा था इन बिटवीन 1922 से लेके 1932-33 तक, जिसमें हमने देखा फिर भगत सिंह जी का क्या हुआ, एंड देयर आफ्टर सूर्या सेन का क्या हुआ, एंड देयर आफ्टर फिर 1928 ऑनवर्ड वी कैन से वी हैव बेसिकली एंटर्ड इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स विच स्टार्टेड बाय एंड लार्ज विद द अनाउंसमेंट ऑफ द साइमन कमीशन. अक्टूबर-नवंबर 1927 को साइमन कमीशन जैसे ही अनाउंस हुआ, इंडिया में अब एक नेक्स्ट फेज ऑफ पॉलिटिक्स चालू होता हुआ आपको दिखाई देगा. एंड फिर साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, यही साइमन कमीशन का रिपोर्ट और साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का प्रपोजल कांग्रेस हैड पास्ड इन इट्स दिसंबर 1927 सेशन. नाउ दिसंबर 1927 के सेशन के बाद हमने देखा था कि कांग्रेस हैड कॉल्ड फॉर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, एंड ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस विच वाज कन्वीन्ड इन बॉम्बे फरवरी 1928 को, इसमें फिर फाइनली नेहरू कमेटी वाज क्रिएटेड, एंड नेहरू कमेटी का रिपोर्ट आया, दैट इज नेहरू रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड अगेन टू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928 कैलकाटा में. एंड कैलकाटा में फिर हमने देखा था कि अंबेडकर जी का क्या कहना था, मदन मोहन मालवीय हु वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइट विंगर, हिंदू महासभा का क्या कहना था, जिन्हा का क्या कहना था, एंड इनफैक्ट जिन्हा का जो कहना था इट प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट. लेटर ऑन जिन्हा ने नेहरू रिपोर्ट को पार्टिंग ऑफ वेज भी बोल के रखा हुआ था कि इन बिटवीन अस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर कोई इवेंट पार्टिंग ऑफ वेज है देन ऑब्वियसली दैट इज बेसिकली 1927 नेहरू रिपोर्ट. जिन्हा ने लेटर ऑन ये स्टेटमेंट भी दिए हुए थे कि 1927 में फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म वाज ऑल अबाउट. हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म मतलब हिंदूज आर इन मेजोरिटी इन दिस कंट्री, एंड दैट्स वाई फिर हिंदूज के बेनिफिट का ही पॉलिटिक्स इंडिया में होगा, मुस्लिम के बेनिफिट्स का नहीं होने वाला है, एंड दैट्स वाई इट वाज अ पार्टिंग ऑफ वेज. फिर हमने देखा था कि जिन्होंने अपने 14 पॉइंट भी देके रखे हुए थे इन सितंबर 1928 इटसेल्फ व्हिच वाज रीइटरेटेड इन मार्च 1929 जब मोहम्मद अली जिन्ना और वी कैन से दैट कि मुस्लिम लीग का फिर एनुअल सेशन हुआ था. बट इन एनी वेज फिर हम लोगों ने ये भी देख के रखा हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट वाज अल्टीमेटली पास बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स एनुअल सेशन एट कैलकाटा व्हिच वाज कन्वीन इन दिसंबर 1928. एंड दिसंबर 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट फिर कांग्रेस ने पास किया इट वाज विद अ माइनर अमेंडमेंट. व्हाट वाज दैट माइनर अमेंडमेंट कि विद इन 1 ईयर डोमिनियन स्टेटस हैज़ टू बी गिवन. अगर एक साल में डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देता है देन गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड चेंज फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज. तो पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कांग्रेस रखना चालू करेगा, एंड विच विल नॉट बी गुड फॉर ब्रिटेन. हमने ये भी देखा था कि इसके पीछे यंगर नेशनलिस्ट का प्रेशर था, प्रिसाइजली जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस हु हैड क्रिएटेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे नेहरू एंड देयरआफ्टर पहले सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र बोस. एनीवेज अब 1928 के आगे का पॉलिटिक्स जो उसके ऊपर हम लोग को थोड़ी सी बात करनी है कि सबसे पहले अब दिसंबर 1928 के बाद दिस सेशन ऑब्वियसली कांग्रेस का एनुअल सेशन था, तो इट ऑकर्ड एट दिसंबर 1928. इसके बाद में ऑब्वियसली फिर दिसंबर 1929 दिस वाज द 1 ईयर टाइम पीरियड दैट वाज ऑफर्ड बाय कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए. तो ये एक साल में फिर लोकल लेवल पे मूवमेंट चलती रही. इनफैक्ट हमने क्लियरली देख के रखा हुआ था कि कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय नो चेंजेस, एंड नो चेंजेस का फिर एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो रहा है.
एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आप क्या करोगे, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आप इंडिया के विलेज विलेज लेवल पे जाके गांधीयन आइडियोलॉजी कंप्लीट करोगे, फैलाओगे, सॉरी। एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली आपका जो नॉन कोऑपरेशन का एजेंडा है, जो नॉन कोऑपरेशन का एजेंडा 1922 में सस्पेंड किया गया था, भले ही पैन इंडियन लेवल पे द मूवमेंट वाज स्टॉप, बट लोकल लेवल पे नॉन कोऑपरेशन जो हम लोग को कंटिन्यू रखना है। तो लोकल लेवल पे प्रोसेशन है, पिकेटिंग है, देयर आफ्टर फिर बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ, ये वाली एक्टिविटी चल ही रही थी। Further, the opinion of the masses got flared up in 1929 because 1929 में ही ultimately merit conspiracy case was there and 1929 में ही अब भगत सिंह का भी अरेस्ट हो चुका था। तो पब्लिक ओपिनियन was flared up, कांग्रेस अपना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी was carrying out at a ground level एंड इसी बीच में प्रिसाइजली इन अक्टूबर 1929 को आयरविन का डिक्लेरेशन आया। आयरविन का डिक्लेरेशन काफी प्लेन एंड सिंपल था। साइमन कमीशन विच हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री, this particular commission will submit or it has basically submitted its report or Simon report to the British government। मतलब जो होम गवर्नमेंट है ब्रिटेन का लंदन में, उनको ये रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया है। एंड सिंस द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ये रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हमको करना है। एंड ये रिपोर्ट के ऊपर जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, फॉर दैट पर्पज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वुड बी कन्वीन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है बेसिकली वो आएंगे एंड देयर आफ्टर फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस as well as other political parties shall come and thereafter join। we will discuss about your dominion status ना, हम लोग डोमिनियन स्टेटस जो आप बेसिकली मांग रहे हो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही अगस्त 1917 को ही ये डिक्लेयर करके रखा है कि वी आर गोइंग टू गिव यू स्वराज। कब देंगे वो हम डिसाइड करेंगे, बट यू कम एंड देयर आफ्टर वी विल बेसिकली कैरी आउट डिस्कशन। जैसे ही आयरविन का डिक्लेरेशन आ गया, आयरविन के डिक्लेरेशन के बाद कांग्रेस ने वापस से मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो है वो दिल्ली में बुलाया एंड ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिसाइडेड कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर कन्वीन, देन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शॉल बी कन्वीन not in order to discuss the scheme of the dominion status but to discuss exactly when that dominion status is going to be implemented। कि अल्टीमेटली हम लोगों को अब ये बताओ कि आप डोमिनियन स्टेटस कब दे रहे हो एंड कैसे दे रहे हो। इफ यू आर डिस्कसिंग एग्जैक्टली व्हेन दैट डोमिनियन स्टेटस इज टू बी गिवन, देन ओनली वी आर गोइंग टू कम। इफ यू आर नॉट डिस्कसिंग इट, देन वी आर नॉट गोइंग टू कम। एंड जब वॉइसरॉय का इसके ऊपर कोई भी प्रॉमिस नहीं आया, तो कांग्रेस का एक साल का जो लिमिट था और एक साल का जो बेसिकली टाइम पीरियड था, इट गॉट ओवर्ड इन दिसंबर 1929। एंड दिसंबर 1929 का कांग्रेस का एनुअल सेशन अगेन वेयर इट वाज कन्वीन, देन ऑब्वियसली इट वाज कन्वीन दिस टाइम एट लाहौर। एंड लाहौर में दिसंबर में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे भी अल्टीमेटली गांधीयन पॉलिटिक्स जो इट वाज देयर। गांधी वाज ऑलवेज अ श्रूड पॉलिटिशियन, हम लोगों ने पहले से ही देख के रखा हुआ था। एंड गांधी जी जो है बेसिकली ही हैड वेरी इलैबोरेटली क्रिएटेड हिज ओन पॉलिटिकल सेकेंड रंग लीडरशिप। ये पॉलिटिकल सेकेंड रंग लीडरशिप की अगर हम लोग बात करते हैं, देन इसमें बेसिकली राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB Kripalani was there and thereafter even we can talk about basically C Rajagopalachari। ये सारी गांधीयन सेकेंड रंग लीडरशिप थी who had firm belief in गांधीयन पॉलिटिक्स। बट ऑब्वियसली अब इनके सामने एक इलैबोरेट चैलेंज आके खड़ा हुआ था एंड दैट चैलेंज वाज फ्रॉम द यंगर नेशनलिस्ट। अब ये यंग नेशनलिस्ट जो है गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेसिकली भरोसा नहीं रखने वाले लोग थे, जिसमें अगर सबसे बड़ी बात अगर या फिर हम लोग नाम किसी का लें तो ऑब्वियसली इट वाज जवाहरलाल नेहरू। thereafter फिर सुभाष चंद्र बोस वी कैन से, एंड ऑब्वियसली फिर गांधीयन पॉलिटिक्स के एकदम ही काउंटर चैलेंज करने के लिए वी कैन से देयर वाज बेसिकली सरदार भगत सिंह। भगत सिंह वाज आल्सो बेसिकली देयर। एंड ये जो यंग नेशनलिस्ट थे who had absolutely no faith in Gandhian politics as well as Gandhian ideology, कि Gandhian ideology is harmful for our country and Gandhian ideology के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है। हमने अब Gandhian ideology को इलैबोरेटली देखा था और हमने देखा था कि Gandhian ideology जो है इट इज नथिंग बट हिंदू नेशनलिज्म। हिंदवी स्वराज जो है उसकी बात हमेशा गांधी जी करते थे। एंड फिर इसके साथ साथ गांधी जी ने जो अपना पॉलिटिक्स खेला था इन बिटवीन 1916 से लेके 1920, 1920 से 22 एंड 23 से 28, ये भी तो इंडिया का जो यंगर जनरेशन है वो देख रहा था। इनफैक्ट मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी, ये लोग कोई बेवकूफ़ लोग नहीं थे, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप डेफिनेटली नहीं थे। ऑल ऑफ देम वेरी 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 लर्न पीपल, वी कैन से दैट। जवाहरलाल नेहरू लंदन में पले बड़े बंदे थे, तो ऑब्वियसली ही हैड एक्सेस टू द वेस्टर्न एजुकेशन एंड ही न्यू एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वर्क कैसे करता है। सुभाष चंद्र बोस जो है ही हैड क्रैक्ड इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1919 एंड 1919 में जब इंडियन सिविल सर्विसेज उन्होंने क्रैक की थी तो पूरे दुनिया में उनका रैंक 4 था। ऑब्वियसली उस जमाने में इंडियन सिविल सर्विसेज वेर ओपन टू द ब्रिटिश एम्पायर इटसेल्फ
एंड ब्रिटिश एम्पायर में अल्टीमेटली फिर इंडियन सिटीजन एज वेल एज ब्रिटिश सिटीजन्स वेर देयर, एंड उसमें उनका बेसिकली रैंक जो 4 आया हुआ था इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बट ही अल्टीमेटली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज बिकॉज ही हैड टू टेक ओथ ऑफ एलिजियंस टू द ब्रिटिश मोनार्क. उन्होंने बोला कि भाई ओथ ऑफ एलिजियंस नहीं लेंगे, एंड आफ्टर ही लेफ्ट द नेशनल मूवमेंट. एंड 1919 में ही गांधीयन पॉलिटिक्स को इन्होंने ज्वाइन करके रखा हुआ था. एंड आफ्टर सरदार भगत सिंह, he was basically studying in Lahore University at that period of time. सरदार भगत सिंह के ऊपर हमने पहले ही देखा था, हमने भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी भी काफ़ी इलेबोरेटली देखी थी, और हमने देखा था कि ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिस्ट लीडर हु वॉज प्रेजेंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, जिनको सबसे बड़ी चिढ़ थी धर्म से, रिलीजन. एंड देयर आफ्टर सरदार भगत सिंह, जो इनका दूर दूर कोई लेना नहीं. हमने इनका आइडियोलॉजी भी देखा था, भाई आई एम एन अथीस्ट, इनमें उन्होंने जो रिलीजन का सीवियर क्रिटिसिज्म किया था वो भी देखा हुआ था. एंड फिर यही पर्टिकुलर लीडरशिप जो है इनको गांधी जी ने अब इलेबोरेटली ख़त्म कर दिया था. इट वॉज इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज, गांधी जी के ऊपर हमेशा एलिगेशन रखते हैं कि यू डिड नॉट सेव भगत सिंह, कि भगत सिंह को ना बचाने के पीछे आपको भगत सिंह को ख़त्म करना था. इट वॉज एन अगली पॉलिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. आपको ये पॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा. गांधी जी के सामने अब भगत सिंह का चैलेंज अगर आ रहा है तो भगत सिंह को ख़त्म करना ज़रूरी था. तो इट वॉज इन दिस पर्टिकुलर पैरेलेंस गांधी जी के ऊपर हमेशा वो एलिगेशन लगता है कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया. बट नाउ वी हैव सीन कि ही ट्राइड अल्टीमेटली, बट ऑब्वियसली फिर टेक्निकल लिमिटेशन एज वेल एज फिर भगत सिंह की ओन आइडियोलॉजिकल लिमिटेशंस वेर देयर, वेर ही वाज नॉट रेडी टू गिव मर्सी पिटिशन रिटन बाय हिज ओन हैंड. मर्सी पिटिशन हमेशा आपको खुद के हाथ से ही लिखाई देने चाहिए. एंड देयर आफ्टर बची दो लीडरशिप में अल्टीमेटली फिर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जो है, दे वेर बेसिकली क्वाइट फर्म फ्रेंड ऑफ ईच अदर. Contrary to whatever that is being shown or depicted in Indian media right now, ultimately what you need to understand कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों लंदन में अल्टीमेटली पढ़ने वाले थे. एंड इन दैट कैपेसिटी इनकी आइडियोलॉजी जो है वो भी काफ़ी सिमिलर थी. जवाहरलाल नेहरू जो है ही वॉज द बिगेस्ट सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. सुभाष चंद्र बोस वॉज द बिगेस्ट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस है ही नहीं ना. तो जब आपके आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन रहेंगे, यू बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. सुभाष चंद्र बोस के जो पापा है, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट जमींदार ऑफ बंगाल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो ही वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक पर्सन. जवाहरलाल नेहरू जो है, उनके पापा मोतीलाल नेहरू वॉज द टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. ही वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक पर्सन. उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसा कहा जाता था कि मंथली 10,000 का पॉकेट मनी पापा दिया करते थे. एंड 10,000 रुपये उस ज़माने के इस टेंटामाउंट टू बेसिकली 90 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़ ऑफ टूडेज टाइम पीरियड. तो ये बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग पर्सनालिटीज़ थी, हु हैड अल्टीमेटली बेसिकली और हु हैड बेसिकली कम इनटू द गैमट ऑफ द पॉलिटिक्स, वी कैन से दैट. एंड अल्टीमेटली ये दो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ जो अब ये गांधीयन पॉलिटिक्स को जो चैलेंज कर रही थी, इनको ब्रेक डाउन करने के पीछे अल्टीमेटली आपको जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंटशिप दिखाई देता है. अगर आप ये पॉलिटिक्स को थोड़ा सा इंटरनली देखोगे तो देयर इज सर्टन एग्रीमेंट इन बिटवीन मोतीलाल नेहरू एंड देयर आफ्टर महात्मा गांधी. एंड अंडर दिस एग्रीमेंट अल्टीमेटली फिर मोतीलाल नेहरू जो है, ही डिसाइडेड टू साइड स्टेप, एंड मोतीलाल नेहरू की जगह जो है बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो है बेसिकली उनको खड़ा किया गया. हमने देखा था कि मोतीलाल नेहरू के अंडर ही नेहरू रिपोर्ट आया हुआ था 1928 में. एंड दिसंबर 1928 का जो एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके भी प्रेसिडेंट वही रहे हैं. फर्दर हमने ये भी देखा था कि मोतीलाल नेहरू इज़ अ पर्सनैलिटी हु वॉज वेरी मच फेड अप विद द हिंदू पॉलिटिक्स ऑफ स्वराज पार्टी. स्वराज पॉलिटिकल पार्टी में जो बेसिकली हिंदू पॉलिटिक्स आया हुआ था मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय की वजह से, एंड आफ्टर उनका एलिगेशन अगेंस्ट मोतीलाल नेहरू जो गया था, हमने वो भी देखा था कि कन्वर्टेड मुस्लिम है, बीफ खाते हैं तो हिंदू हो ही नहीं सकते. तो ये सारी आइडियोलॉजीज एंड आफ्टर ये एस्पेक्ट हमने पहले ही कवर अप करके रखे हुए थे. बट दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो हुआ, द ट्रांजिशन हैपेंड एट द विल ऑफ गांधी. कि नेहरू जो है, पप्पा नेहरू ऑफ साइडलाइन होंगे, एंड बेटा नेहरू दैट इज जवाहरलाल नेहरू जो है, नाउ ही विल बी प्रोपेल्ड इनटू नेशनल पॉलिटिक्स. एंड दैट्स आउट ऑफ नोवेयर आपको दिखाई देगा कि इन बेसिकली 1929 फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो है उनको अल्टीमेटली कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया. जवाहरलाल नेहरू एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज हार्डली 38-39 ईयर ओल्ड. एंड ये 38-39 ईयर ओल्ड के टाइम पीरियड में मतलब यू आर अ वेरी वेरी यंग पर्सन टू बेसिकली प्रोपेल्ड इनटू नेशनल पॉलिटिक्स. वो तभी हो पाएगा अगर सुप्रीम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहेंगे. एंड ये भी एक गांधीयन पॉलिटिक्स का फिर आपको एक अगली साइड दिखाई देगा कि अंग्रेज जैसे डिवाइड एंड रूल करते थे, गांधी जी ने भी ये डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिटिक्स विद इन कांग्रेस हमेशा ही इस्तेमाल किया है. हमने देखा था कि 1922 में भी गांधी जी ने जब अपना मूवमेंट स्टॉप किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सडन स्टॉप था, तो उस टाइम पीरियड पे भी गांधी जी पे वो एलिगेशन लगा हुआ है कि नाउ यू वांटेड टू शो दैट यू आर द रूलर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस.
तो ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय एंड आफ्टर रेस्ट ऑफ द लीडरशिप को आपको बताना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज नाउ लिसनिंग टू यू एंड इन दैट कैपेसिटी यू आर अ सुप्रीम लीडर ऑफ द कांग्रेस। तो आपने ये डिवीजन क्रिएट किया इन बिटवीन प्रो चेंजर नो चेंजर। वैसे ही वाला डिवीजन जो है अल्टीमेटली हम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई देगा इन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। गांधी ट्राइड वेरी हार्ड टू बेसिकली कॉज अ चिज्म इन बिटवीन नेहरू एंड बोस, बट ये भी हम लोग लेटर ऑन कवर अप करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों को गांधीयन आइडियोलॉजी वर्सेस नेहरूवियन आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी वर्सेस बोस आइडियोलॉजी को भी कंपेयर करना है। इवन तो गांधी जी ट्राइड इट वेरी हार्ड टू बेसिकली टेक जवाहरलाल नेहरू अवे फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस, इट वॉज जवाहरलाल नेहरू who withstood with Subhash Chandra Bose till the 1940. It was a very, very unfortunate and fateful decision that Subhash Chandra Bose would take in 1940 that would cause the final disruption in between Nehru and Subhash Chandra Bose leadership. Ultimately फिर सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर के साथ जब दिखेंगे तो दैट वाज एन अनाथेमा एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। आप आपकी ज़िंदगी में अगर कभी एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं हो सकता। आपको चुल्लू भर पानी में फिर डूब के मर ही जाना चाहिए। द आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म इज सो वर्स्ट आइडियोलॉजी कि पूरे दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज हिस्टोरियन जो है दे आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर कि दिस इज़ एन आइडियोलॉजी जो दुनिया में कभी आनी ही नहीं चाहिए, इससे हम लोग को दूर ही रहना है। एंड अल्टीमेटली और अनफॉर्चुनेटली वी कैन से दैट कि सुभाष चंद्र बोस जॉइन दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। उसके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे क्यों किया एंड आफ्टर अगर देश के लिए किया हुआ था ये भी अगर हम लोग बोले तो उसके कोई अच्छे प्रिपरकशन देश के लिए नहीं होने वाले थे। अल्टीमेटली फिर एडोल्फ हिटलर रिप्रेजेंट आर्यन सुप्रीमेसी एंड इंडिया में आर्यन नॉन आर्यन का जो इशू है अभी हमने देखा था कि ब्राह्मणवाद वर्सेस फिर लोअर जाति लोअर वर्ण, ये एंगल इतना वर्स्ट होता है इंडिया में। अगर हिटलर एंड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस का रूल अगर इंडिया पे आ जाता तो ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन जो इंडिया की इनको स्लेवरी में ढकेला जाता एंड आफ्टर इनसे जो है बेसिकली यू कैन से इनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार भी डाल दिया जाता। तो दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन एलैबोरेटली कि व्हाट इज फासिज्म, एडोल्फ हिटलर, बोस रिलेशन, गांधी वर्सेस नेहरू, गांधी वर्सेस बोस। बट ये जो इनिशियल लेवल का पॉलिटिक्स जो है यही से चालू होता हमको दिखाई दिया है कि जवाहरलाल नेहरू आउट ऑफ नोवेयर आए कहाँ से। तो जवाहरलाल नेहरू आने के पीछे के दो रीजन थे कि पहले तो पप्पा का इन्फ्लुएंस हु वाज वेरी क्लोज टू गांधी बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड फिर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि गांधी में ये पर्टिकुलर लीडरशिप में डिवीजन डालने थे। इट वाज दिस टू पर्सनैलिटीज विच वर नॉट डायरेक्टली चैलेंजिंग गांधी। अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू वुड बिकम सक्सेसफुल ऑल्सो कि 1947 आते आते महात्मा गांधी एलिगेशन ही लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे, वो तो अब तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो वो भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। बट दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वर्सेस हिंदू नेशनलिज्म, अब हमने इसके ऊपर इलेबोरेट बातें करके रखी है कि दिस इज एन इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी एंड ये कांग्रेस में मौजूद थी बिकॉज कांग्रेस इज अ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इवन दो व्हेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी इन 1920 आइडियोलॉजी जो है सारी की सारी आपको कांग्रेस में दिखेगी। जो होमोजेनिटी आपको पॉलिटिकल पार्टीज में आज दिखाई देती है वो ऐसा वाला उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में दिस वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली वी कैन से ये पर्टिकुलर सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनली जवाहरलाल नेहरू बिकम प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू जैसे ही प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट बनने के बाद फाइनली वी कैन से कि अब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है इट वाज अडॉप्टेड प्रिसाइजली 31 दिसंबर 1929 एंड पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन से अल्टीमेटली क्या चेंजेस हुए कि कांग्रेस का जो गोल है, इफ यू रिमेंबर कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1920 के नागपुर सेशन में अडॉप्ट करके रखा था। इसमें कांग्रेस का गोल था टू अटेन स्वराज विथ पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। अब ये स्वराज के आगे एक वर्ड ऐड किया गया कि पूर्ण स्वराज जो है वो अब हम लोगों को अटेन करना है विथ पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। So now goal of Congress got converted from dominion status that is Swaraj to complete independence that is Purna Swaraj under this particular session. For that purpose ultimately 26 January was decided as the first independence day of our country. 26 January of 1930 आएगा। ये दिसंबर 1929 है तो उसके बाद में जनवरी 1930 आता है। तो 26 जनवरी 1930 को अल्टीमेटली इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा। अगेन इसके पीछे का भी एक पॉलिटिक्स है, जस्ट अ फन फैक्ट फॉर यू कि अल्टीमेटली 26 जनवरी 1930 जो ये पूर्णिमा का दिन था एंड इट वाज बेसिकली कंडक्टेड एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे आफ्टर वॉचिंग नक्षत्र वगैरह वो सब जो होता है कुंडली वगैरह वो सब देख के जो है बेसिकली ये डे निकाल के रखा हुआ था। द मोमेंट दिस पर्टिकुलर डे वॉज चोजन, ये डे के ऊपर जो पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी हुआ एंड कांग्रेस कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन। 1930 से लेके 1946 तक कांग्रेस हमेशा ही ये डे को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया।
बट फिर 1947 में आउट ऑफ नोवेयर 15 अगस्त 1947 वुड बी सिलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंस डे। ये क्यों हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बट उस जमाने में इंडिया की फिर जो राइट विंगर लीडरशिप थी, जो धर्मांध लोग थे, जिनको धर्म जो है अच्छा लगता है, धर्म के पैरामीटर पर हमेशा ही यकीन रहता है, उन्होंने अगेन कांग्रेस पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई 15 अगस्त जो है अमावस्या की रात है, एंड अमावस्या की अगर रात है तो दिस पर्टिकुलर डे मस्ट नॉट बी चोजन एज एन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। कांग्रेस कुछ भी करे, अल्टीमेटली 15 अगस्त जो है उसके अलावा कोई भी दूसरा दिन जो है वो चूज करे। पर अल्टीमेटली फिर जवाहरलाल नेहरू विथस्टूड, वॉज अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले पर्सन, इन लोगों का रिलीजन से ज़्यादा होना लेना देना नहीं होता है। एंड फिर जवाहरलाल नेहरू का वही कहना था कि भाई हमने 26 जनवरी 1930 को नक्षत्र देख के ही डेट चूज़ किया था, पूर्णिमा का दिन देख के ही चूज़ किया था, फिर भी हो गया ना पार्टीशन, करोड़ों लोग ये पार्टीशन के चक्कर में मारे गए ना। तो फिर भी अगर आप बेसिकली अब धर्म के पैरामीटर लेके बैठोगे, एंड आफ्टर धर्म के और नक्षत्र देखते बैठोगे, तो फिर इससे वर्स्ट चीज़ जो है दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एंड इन दैट कैपेसिटी पे साइंटिफिक एंडिएवर हम लोगों को पूरे दुनिया में फैलाना है। ये भी अल्टीमेटली डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जवाहरलाल नेहरू ने एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो डाल के ही रखा था कि साइंटिफिक एंडिएवर हैज़ टू बी देयर। हम लोगों ने धर्म के पैरामीटर फॉलो किया, धर्म के नाम पे ही अल्टीमेटली हम लोगों ने हमारा नेशनलिज्म चालू किया था, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को। एंड अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वी नीड टू बेसिकली इवॉल्व आवर थिंकिंग एज वेल एज रैशनैलिटी। उसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे जब हम लोग इंडिपेंडेंस पे जाएंगे तब। बट इन एनीवेज ये जो 26 जनवरी है, इट वॉज एन एब्रप्ट डे दैट वॉज सेलिब्रेटेड आफ्टर लुकिंग एट अ नक्षत्र ऑफ इंडिया, एंड दैट इज अल्टीमेटली वी कैन से कि अब बेसिकली 31 दिसंबर को अल्टीमेटली फिर इंडिया में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन किया। 26 जनवरी जो है उसमें अल्टीमेटली फिर नया ये जो है दैट इज इंडिपेंडेंस डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया गया। एंड इट वॉज प्रिसाइजली ऑन 26 जनवरी इटसेल्फ 1930 को अल्टीमेटली कांग्रेस डिसाइडेड कि फॉर द पूर्ण स्वराज कांग्रेस इज गोइंग टू लॉन्च अ मूवमेंट। एंड अब ये जो मूवमेंट है इसके सारे के सारे राइट्स जो है वो गांधी जी को दिए गए कि गांधी जी वुड डिसाइड ये मूवमेंट कब लॉन्च करनी है, देयर आफ्टर कैसे लॉन्च करनी है। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली गांधी जी ने अपने फेमस 11 डिमांड जो वॉइसरॉय के सामने रख दिया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम आयरविन, एंड आयरविन के सामने जैसे ही ये 11 डिमांड आ गए तो ये 11 डिमांड के ऊपर जो है फिर अब अल्टीमेटली हम लोग को दिखाई देता है कि वॉइसरॉय ने जब इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया कि ये 11 डिमांड वॉइसरॉय ने मानने से मना कर दिया, तब जाके प्रिसाइजली यू कैन से 12 मार्च 1930 को अल्टीमेटली गांधी जी अपना फेमस दांडी मार्च जो है वो चालू करेंगे। He would reach on the coast of Dandi precisely on 6th अप्रैल 1930 एंड 6th अप्रैल को फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो वो लॉन्च किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू सी कि 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी जो एग्जैक्टली थे क्या। इस 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वाला जो मतलब कुछ जनरल इंटरेस्ट वाले जो इश्यूज है वो देखेंगे कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी सिविल सर्विसेज बाय 50%। ये जो है बेसिकली पुराना डिमांड है। अब आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि गांधी जी ने इंडिया के मल्टीपल सेक्शन को अपने 11 डिमांड में कैसे टारगेट किया था। हमने अब ये भी इलेबोरेटली बात करके रखी है कि नेशनलिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट बिकॉज यू आर नेशनल इट डज नॉट मीन दैट अदर पर्सन हैज़ टू बी नेशनल। वो बंदे के कुछ ग्रीवेंसेस है जिसकी वजह से वो एंटी नेशनल बना हुआ है, और ये चीज़ जो आपको हमेशा ही हिस्ट्री पढ़ते हुए जो दिमाग में रखनी है, यू कैन नॉट एनफोर्स योर विल अपॉन दी अदर पीपल। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, आज का ही अगर इंडिया हम लोग बात करें तो वी आर नेशनल राइट, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठ के हमको तकलीफ होती है कि नॉर्थ ईस्टर्न में सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, कश्मीर का इशू जो है टेररिज्म वाला इशू है, तो ये सारे लोग जो है इवन पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट होता है, तो सारे इशूज चल क्यों नहीं रहे। व्हाई कांट पीपल बी नेशनल एंड दे गिव देयर लॉयल्टी टू दिस कंट्री। ये इसी वजह से होता है बिकॉज देर आर ग्रीवेंसेस, और ये ग्रीवेंसेस हमेशा जेन्युइन ग्रीवेंसेस होते हैं। हर एक पॉलिटिकल कंट्री या फिर कंट्री की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके ऊपर ये डिपेंडेड है कि कंट्री के सारे ही सेक्शन को वो ये पर्टिकुलर कंट्री में न्याय या फिर जस्टिस दे रहे कि नहीं दे रहे। एंड अगर वो जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो बंदा जो है सिस्टम को गाली भी डालेगा एंड वो बंदा जो है एंटी नेशनल भी बनेगा। सॉरी टू से बट जस्ट बेसिकली अभी रिसेंटली बेसिकली यू कैन टेक सर्टन एग्जाम्पल कि अगर से फॉर एग्जांपल जैसे पूना में अब जो पॉर्श गाड़ी वाला जो इंस्टेंस हुआ कि बेसिकली एक पॉर्श में गाड़ी चला रहा है एंड आफ्टर उसने 2 बंदों को उड़ा दिया। अब 2 बंदे जो है बेसिकली मर गए, एंड मरने के बाद अल्टीमेटली वो बेटे को बचाने के लिए फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन सबने बाय एंड लार्ज पैसे खाए ऐसा एलिगेशन लगा एंड वो बच्चे को जो है बेल मिल गई। तो डू यू रियली कंसिडर कि वो जो मरे हुए बंदों के जो अब माँ बाप भाई बहन रहेंगे वो नेशनलिज्म जो है उनमें रहेगा। अल्टीमेटली दे हैव बिकम एंटी सिस्टम पर्सन।
एंड एज एन एंटी सिस्टम पर्सन कभी ना कभी तो वो गुस्सा जो उनका गवर्नमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बाहर आएगा ही आएगा। तो इफ गवर्नमेंट एंड सिस्टम इज कैरिंग आउट एट्रोसिटी ऑन द पीपल, देन लोग जो है बेसिकली एंटी नेशनल होते ही होते हैं। एंड यही वाला पंगा उस जमाने में भी था कि अल्टीमेटली जब आप नेशनलिज्म की बातें करते हो तो उस जमाने में कुछ लोग नेशनल थे, कुछ लोग नेशनल नहीं थे, और हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट थे, हर एक के अपने अपने ग्रीवेंसेस थे। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी जो हमेशा एक श्रूड पॉलिटिशियन माने जाते हैं, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन तिलक एंड गांधी ना। तिलक को लगा कि भाई मैं नेशनल तो सभी नेशनल, ऐसा तो नहीं होता है, बट गांधी जी वाज अवेयर कि इवन इफ आई एम नेशनल, नॉट एवरीबडी इज नेशनल। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सिस्टमैटिकली इंडिया के मल्टीपल सेक्शन जो उनको अपने पीछे खड़ा रखा था बाय बेसिकली टॉकिंग अबाउट देयर ग्रीवेंसेस। वर्कर में जाएंगे तो फिर कैपिटलिज्म को गाली डालेंगे, पीजन में जाएंगे तो ज़मींदारों को गाली डालेंगे, जबकि यही कैपिटलिस्ट के सबसे ज़्यादा रिलेशन अच्छे गांधी के साथ ही है, और यही ज़मींदारों से डोमिनेटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने देखा हुआ था। वैसे अल्टीमेटली इस्लामिक पॉपुलेशन में जाएंगे तो कैप भी पहनेंगे, खलीफा की बातें भी करेंगे। एंड वैसे ही फिर अगर हिंदू पॉपुलेशन में आएंगे तो राम राज्य की भी बातें करेंगे, एंड आफ्टर हिंदू रिलीजन के ग्लोरी की भी बात करेंगे। दिस इज द श्रूडनेस ऑफ गांधी। एंड यही श्रूडनेस ऑफ गांधी अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हर एक पर्टिकुलर इशू जो है उन्होंने काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे हार्नेस करके रखा हुआ था। कि जैसे ही आपने आर्म एंड आफ्टर सिविल सर्विसेज एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की बातें की, तो अब जो इंडिया में बचा कुचा मॉडरेट सेक्शन है, दैट इज बेसिकली पॉलिटिकली लिबरल सेक्शन जो है, ये पॉलिटिकली लिबरल सेक्शन जो है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कि पॉलिटिकल लिबरल सेक्शन जिनको हमेशा से ये डिमांड उनकी रही है, ने देखा था कि एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ इंडियन एसोसिएशन ये ऐसा वाला डिमांड जो ये लोग लेके बैठे हुए थे। देयर आफ्टर फिर टोटल प्रोहिबिशन वाला पॉलिटिक्स जो इंडिया में है वो हमेशा वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स होता है। कि अगर आप इंडिया में बेसिकली टोटल प्रोहिबिशन की बात करोगे तो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है ये हर एक घर की वुमन को फेस करना पड़ता है कि मेरा पति बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, एंड मेरा पति जो है दारू पी के मर सकता है, हेल्थ खराब हो रही है, एंड आफ्टर मेरे पति जो है बेसिकली दारू पे बहुत पैसा जो है खर्चा करते हैं। ये बहुत ही बड़ा इशू है इवन इन इंडिया टुडे ऑल्सो। एक गरीब बंदा जो है बेसिकली फिर दिन की दिहाड़ी करके 100-150 रुपया कमाएगा, बट उसमें भी अल्टीमेटली उसको 20-40 रुपए का पौवा पीना है। तो अल्टीमेटली आपका हेल्थ तो खराब हो रहा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर आपको कभी ना कभी तो बहुत ही इलेबोरेट लेवल पे करने पड़ेंगे। बट उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पैसा जो है, मतलब आप अगर 100 रुपये दिन के कमा रहे हो एंड उसमें 30-40 रुपये अगर आपके दारू में जा रहे हैं तो 30-40% ऑफ योर एक्सपेंडिचर इज ऑन लिकर। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये प्रॉब्लम जो इंडिया में उस ज़माने में भी बहुत ही भयंकर था जितना आज के ज़माने में आपको दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली वुमन को अगर आपको रास्ते पे लाना है या फिर वुमन सेंट्रिक पॉलिटिक्स आपको खेलना है तो आपको टोटल प्रोहिबिशन जो करने पड़ेंगे। देयर आफ्टर अल्टीमेटली रिफॉर्म हम लोगों को करने हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब ये भी बेसिकली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही देन है हम लोगों को कि इंडिया के पॉलिटिशियन सीखे कहाँ से ना, अपने अंदर की ईडी सीबीआई को मिसयूज करना। तो ये जो है एंगल ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को दान में देके रखा हुआ है। दिस इज अ कॉलोनियल हैंगओवर। अगर कोई कॉलोनियल हैंगओवर आपको खत्म करना है तो इसी को खत्म करो, कि ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसका मिसयूज। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वही करता था। अब जितने भी बड़े नेशनल पॉलिटिकल लीडर है, जैसे आज के ज़माने में करप्शन है, आपको क्या लगता है उस ज़माने में करप्शन नहीं था क्या? ऑब्वियसली करप्शन वॉज देयर। करप्शन हैज़ बीन अ हॉलमार्क ऑफ इंडियन सिस्टम एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की फिलॉसफी को गांधीयन फिलॉसफी से हम लोगों ने इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है, और हमने देखा है कि आचार्य चाणक्य की फिलॉसफी साम दाम दंड भेद। एंड इन दैट कैपेसिटी अगर मुझे अमीर बनना है तो मैं साम दाम दंड भेद यूज़ करूंगा ना। आपके मम्मी पापा नहीं आपको सिखाया ना गांधी को फॉलो मत करो, चाणक्य को फॉलो करो। एंड इन दैट कैपेसिटी यू आर अ मोरली डिग्रेडेड पर्सन नाउ। पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, एंड ये कुछ भी करना मतलब क्या है, तो अल्टीमेटली आप जो है बेसिकली सारा का सारा करप्शन जो कर लो। जैसे अगेन जो मैंने अभी आपको बता के रखा था कि पूना के पॉर्श वाले केस में आपको दिखाई देगा, इवन हॉस्पिटल का स्टाफ जो है विच इज़ अ बेसिकली वेरी माइनर स्टाफ, वो भी अल्टीमेटली अपने रिपोर्ट चेंज करने के लिए जो पैसा खा रहा है। तो ये इतना घटिया एटीट्यूड इंडियंस के दिमाग में आया कहाँ से? द जेनेसिस बेसिकली ट्रेस बैक टू द फिलॉसफी ऑफ द साम दाम दंड भेद, जिसको गांधी जी काउंटर करना चाह रहे थे कि भाई आप जो है तरीकों पे फोकस मत करो, एंड पे फोकस करो। द एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड देयर आफ्टर फिर दूसरा जो है दैट इज मीन्स जस्टिफाई द एंड। मतलब आप जो है बेसिकली तरीकों पे फोकस करो, एंड पे फोकस मत करो। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है इंडिया की। कि अल्टीमेटली आचार्य चाणक्य का कहना था कि एंड ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। आपको अमीर बनना है तो आप अमीर बनो, कैसे बन रहे हो फिर ये कोई देखेगा नहीं। लोग जो आपको सलाम ठोकेगा, एक मर्सिडीज में घूमने वाला बंदा, रॉल्स रॉयस में घूमने वाला बंदा हमेशा गलत काम करके ही वो पैसा कमाता है, बट फिर दुनिया उसको सलाम ठोकेगी। दैट इज एंड जस्टिफाई द मीन्स। तरीके कोई नहीं देखने वाला। एंड फिर दूसरा है गांधीयन फिलॉसफी, जिनका कहना था कि मीन्स जस्टिफाई द एंड। एंड डज नॉट मैटर, आपके तरीके मैटर। अगर आपके तरीके ही गलत है तो आपका जो एंड है भले ही आपने ले लिया तो भी आपके ज़िंदगी में फिर गड़बड़ होगी ही होगी।
तो अल्टीमेटली इसके चक्कर में हुआ क्या कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप है उस जमाने में, जो बेसिकली चाणक्यन फिलोसॉफी में पली बड़ी पॉपुलेशन थी बाय एंड लार्ज, एंड ये चाणक्यन आइडियोलॉजी दैट इज साम दाम दंड भेद की वजह से पॉलिटिकल करप्शन इज अ हॉलमार्क ऑफ आवर कंट्री। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर इसको इस्तेमाल कर लेता था कि अपनी सीआईडी इन्होंने बना के रखी थी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एंड जो बंदा एक्सेसिव नेशनलिज्म की बातें करेगा फिर उसके ऊपर जो है सीआईडी लगा दो। एंड दैट्स वाई फिर गांधी जी ने बता के रखा था कि आप रिफॉर्म कैरी आउट करो। अगर आप रिफॉर्म कैरी आउट करोगे सीआईडी में, दैट इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उसकी वजह से होगा क्या कि अल्टीमेटली दिस पीपल विल नॉट हैरेस नेशनलिस्ट लीडरशिप एंड दर आफ्टर आपके अंडर दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो है इनको एक्सेसिव पावर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से जो उस जमाने की जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, जो डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ जाने से हमेशा ही डरती भी थी, बिकॉज आपने करप्शन करके रखा हुआ है ना। अगर आपने करप्शन करके रखा हुआ है, हाउ आर यू गोइंग टू गो अगेंस्ट गवर्नमेंट? ये कोई अच्छे भले लोग थोड़ी ना थे यार। नेशनलिज्म में भी ये करप्शन वाला एंगल हमेशा ही रहा है। अल्टीमेटली उस जमाने की पॉलिटिकल लीडरशिप, जितने आज के लोग करप्ट आपको दिखाई देते, वही आपको उस जमाने में भी दिखाई देंगे। वैसे फिर अल्टीमेटली आर्म्स एक्ट जो उसमें चेंज करो, ये एक्चुअली हमने पहले ही देख के रखा हुआ था कि जो राइट टू कैरी आर्म्स है, ये राइट टू कैरी आर्म्स को इवन गांधी जी ने सपोर्ट करके रखा हुआ था कि राइट टू कैरी आर्म जो है वो होना चाहिए। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो आपको हमेशा विलेज लेवल पे आता है, आज भी अगर आप देखोगे तो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज देयर कि जब आप विलेज लेवल पे रहते हो तो विलेज लेवल की सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अर्बन सिस्टम। अर्बन लेवल पे आपको सिक्योरिटी पुलिस की बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, पुलिस के मल्टीपल थानाज आर देयर, एंड फिर पुलिस जो है बेसिकली पेट्रोलिंग आपको करती हुई दिखाई देगी। विलेज कहाँ है पुलिस? एंड अगर विलेज में पुलिस नहीं है तो वो जो बंदा विलेज में घर में बैठा हुआ है, उसके घर में अगर डकैती पड़ गई तो अपने आप को बचाएगा कैसे? तो बचाने के लिए उसके पास फायर आर्म्स होने ज़रूरी है। यही फायर आर्म्स उसको मिल नहीं रहे थे, एंड अगर मिल रहे हैं तो उसको इलीगली ऑब्टेन करने पड़ते थे, एंड दैट वाज अ जेन्युइन ग्रीवांस एट अ विलेज लेवल। आज भी अगर आप इंडिया के विलेज में रहते हो तो आपको पता है आपके घर में बंदूक है, या फिर अगर आप विलेज में जाते हो तो आपको घर में कहीं ना कहीं पे तो बंदूक मिलेगी, बिकॉज अक्रॉस द पेरीमीटर ऑफ 30, 40, 50, 70 किलोमीटर कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं है। एंड जब पुलिस स्टेशन नहीं है आपके पास तो आपकी सिक्योरिटी करेगा कौन? ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज यू शैल हैव राइट टू कैरी आर्म टू डिफेंड योरसेल्फ। एंड ये विलेज लेवल पे हमेशा ही एक इमोटिव इशू होता है। ये इशू जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट उस ज़माने में भी था, आज भी आपको दिखाई देगा। आज के स्पेसिफिकली हिंदी हार्टलैंड में आपको दिखाई देगा कि आर्म्स कैरी करना जो है वहाँ पे वो ट्रेडिशन है, एंड वो ट्रेडिशन डेवलप क्यों हुआ है? बिकॉज प्रशासन या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल तक अभी तक इतना ज़्यादा पेनिट्रेट वहाँ पे नहीं किया है, विच इज़ नॉट द केस विद साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा, बट अगेन जब आपने आर्म्स एक्ट में चेंजेस मांगे तो ये चेंजेस जो अल्टीमेटली विलेज पॉपुलेशन जो है उनको आधारित ही आपने रखे थे। thereafter आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करोगे विच विल बेसिकली गोइंग टू हेल्प दी अर्बन लीडरशिप, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि नेशनलिज्म का मैक्सिमम फोकल जो है वो हमेशा अर्बन एरिया पे ही रहा है, एंड मैक्सिमम पॉलिटिकल प्रिजनर जाएंगे कहाँ से? तो अर्बन एरिया से जाएंगे। एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, तो एक्सेप्टेंस, ये पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो है इसमें बेसिकली फिर इंडियन जो है इनको मैक्सिमम जॉब जो है पोस्टल रिजर्वेशन में मिलने चाहिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए जो कंपनीज आप यूज़ कर रहे हो वो फॉरेन कंपनीज नहीं होनी चाहिए, इंडियन कंपनीज। ये वैसे वाले डिमांड जो है ये पर्टिकुलर बिल में थे, तो वो पोस्टल रिजर्वेशन बिल था जिसको आपको जो है एक्सेप्ट करना है। फिर इसमें अल्टीमेटली कुछ और पीजेंटाइन से रिलेटेड भी एक स्पेशल डिमांड आपको दिखाई देगी कि सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू जो है वो बेसिकली आप 50% से रिड्यूस करो, एंड देयर आफ्टर सॉल्ट टैक्स जो है बेसिकली खत्म करो। सॉल्ट टैक्स जो है वो भी उस जमाने में काफ़ी बड़ा वाला इशू हुआ करता था। इंडियंस का खाना जो है वो सॉल्ट के बिना बनता ही नहीं है, एंड अगर सॉल्ट के बिना आपका खाना नहीं बन रहा है एंड हाउ आर यू बेसिकली गोइंग टू कैरी आउट योर डेली फूड रिलेटेड एक्टिविटी। एंड फिर ये सॉल्ट जो है ब्रिटिश कंपनी से बन के आता था, ब्रिटेन इंडिया से रॉ सॉल्ट उठा के लेके जाती थी अपने कंपनी में, वहाँ पे उसको पैक करके वापस से इंडिया में लाके बेचती थी। तो गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर खुद की मोनोपोली ही डिक्लेयर करके रखी थी कि सॉल्ट के ऊपर ओनली गवर्नमेंट विल हैव मोनोपोली, एंड गवर्नमेंट के अलावा और कोई भी कंट्री सॉल्ट में जो है धंधा नहीं करेगी, या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी सॉल्ट में धंधा नहीं करेगी विद इन इंडिया। एंड ये सॉल्ट मोनोपोली की वजह से सॉल्ट का रेट वो हमेशा आर्टिफिशियली हाई होता है। इमेजिन ना, आपके घर के सामने सॉल्ट है बट यू कैन नॉट यूज़ इट। ये सॉल्ट फिर यहाँ से उठा के लंदन में जाएगा, वहाँ के फैक्ट्रीज में पैक होगा और वापस आके आपको खरीदना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया ना आपका, यहाँ से लंदन में लेके जाना, वहाँ से रिटर्न लेके आना। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, ये हमने इलेबोरेटली देखा हुआ था। तो ये जो है बेसिकली इंडिया में इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन पैदा कर रहा था, तो उसको अल्टीमेटली जो है सॉल्व करने के लिए डिमांड रखी गई थी।
एंड इवन कैपिटलिस्ट सेक्शन की भी कुल डिमांड जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहले तो आप रूपी स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो जो है वो कम करो, ताकि फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको उसका फ़ायदा हो। देयर आफ्टर अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब ये इंडिया में थोड़ी बहुत आनी चालू हो गई थी। हमने देखा था कि 1919 में बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, तो अहमदाबाद, कानपुर एंड आफ्टर बॉम्बे काफ़ी बड़े टेक्सटाइल सेंटर अब इंडिया में बन चुके थे। एंड ये टेक्सटाइल प्रोटेक्शन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा जा रहा था कि अब हमारी ही कंट्री में अगर टेक्सटाइल है तो ये टेक्सटाइल आप प्रमोट करो, रादर देन ब्रिंगिंग टेक्सटाइल ऑफ द लंदन बेस्ड इंडस्ट्री। अंडर आफ्टर कोस्टल शिपिंग जो वो इंडियंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए, कि आप इंटरनेशनल वाटर में जो चाहे वो करो, बट एटलीस्ट कोस्टल शिपिंग वाला जो एरिया है वो इंडियंस के लिए आप रिजर्व रखो, ताकि इंडियंस ही फिश रिलेटेड आइटम एंड आफ्टर एनी काइंड ऑफ द माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी इन द कोस्टल एरिया जो वो कर पाए। तो ये कुछ बेसिकली जो उस जमाने की बॉर्जुआ या फिर कैपिटलिस्ट डिमांड भी थी। तो ऐसी 11 डिमांड अल्टीमेटली गांधी जी ने सबमिट करके रखी हुई थी। एंड ये 11 डिमांड गांधी जी ने जैसे ही सबमिट कर दी, तो सबमिट करने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई देता है कि गांधी जी जो है उनके डिमांड जब वायसरॉय अरविंद ने नहीं मानी, तो फाइनली गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च जो वो चालू कर दिया। The salt march was quite significant. It was started precisely on 12th March, and thereafter 12th March में गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकले तो he had taken a pledge. Again a fun fact. कि प्लेज जो है गांधी जी ने लेके रखी थी कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू साबरमती अनलेस एंड अनटिल कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड। कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करना है हम लोगों को, एंड वो तब तक नहीं होता तब तक मैं साबरमती में आश्रम नहीं आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी कुड नेवर रिटर्न बैक टू साबरमती आश्रम, बिकॉज अब इंडिपेंडेंस तो नहीं आने वाला है। इंडिपेंडेंस 1947 में आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वुड कम विद अ पेन ऑफ पार्टीशन। एंड ये पेन ऑफ पार्टीशन कम करने के लिए गांधी जी वॉज इन बंगाल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, अगस्त 1947 में। एंड आफ्टर बेसिकली ही वांटेड टू गो इनटू पंजाब। जब वो मिडल दिल्ली में बैठे हुए थे तो अल्टीमेटली फिर नथुराम गोडसे ही विल असैसिनेट महात्मा गांधी। अगेन एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस। एंड अगेन आप गोडसे की आइडियोलॉजी को भी अगर सपोर्ट कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है, आपको वापस चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गांधी जी भले ही कितने भी बुरे पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, पॉलिटिकल लीडर जो श्रूड होता है, श्रूड होने हुए बिना वो इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन ही नहीं सकता। तो श्रूडनेस जो पॉलिटिक्स में अलाउड होता है, एंड वो श्रूडनेस, पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसीज, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में हमेशा होती ही रहती है। इसके वजह से आप किसी बंदे को बुरा बोल के उसका असैसिनेशन करोगे तो दिस इज समथिंग दैट इज एन अनाथेमा फॉर योर आइडियोलॉजी एज वेल एज फॉर योर सेल्फ। इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे, असैसिनेशन ऑफ गांधी वाला टॉपिक भी लेटर ऑन कवर अप करना है। बट इन एनीवेज अल्टीमेटली अब महात्मा गांधी जी ने अपना दांडी मार्च जो है चालू कर दिया, कि साबरमती आश्रम में से अल्टीमेटली निकले 12 मार्च को, 6 अप्रैल को ही रीच अप टू दांडी कोस्ट। एंड दांडी में आने के बाद उन्होंने अपना ये जो मार्च है या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे ही लॉन्च कर दी तो गांधी जी जो है बेसिकली उन्होंने एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम बेसिकली सॉल्ट क्यों चूज़ किया, इसके पीछे भी अब हिस्टोरियन जो वो डिबेट करते हैं। बट सॉल्ट जो है उस ज़माने में यूनिवर्सल ग्रीवेंस हुआ करता था, एंड यूनिवर्सल ग्रीवेंस होने की वजह से गांधी जी हैड दैट आइडियोलॉजी कि अगर सॉल्ट को हम लोग चूज़ करते हैं तो ये पर्टिकुलर सॉल्ट की वजह से पूरा इंडिया जो अट्रैक्ट होगा, बिकॉज सॉल्ट की वजह से हर एक पर्टिकुलर घर में महंगाई की मार पड़ रही थी। एज आई टोल्ड यू कि इमेजिन कि इंडिया से सॉल्ट उठा के लंदन में लेके जाओ, पैक में लाके वापस से इंडिया में बेचो। गवर्नमेंट की मोनोपोली थी ना, एंड दैट्स फिर सॉल्ट का रेट अगर हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड अगर फूड इन्फ्लेशन कम होने की बातें हो रही है तो महंगाई से बड़ा इशू हो ही क्या सकता है कोई कंट्री में। इन्फ्लेशन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है फॉर एनी पर्टिकुलर हाउस होल्ड को डेली बेसिस पे वो चैलेंज जो है फिर सफ़र करना पड़ता है। एंड अगर आपने इसी को अगर हार्नेस कर लिया तो आपने क्या किया, देन ऑब्वियसली यू बेसिकली हैव हार्नेस ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वी कैन से दैट कि बेसिकली इट वाज अ आइडेंटिफिकेशन विद अ मास सफरिंग, कि ये मास सफरिंग का एक बेसिकली प्रतीक था उस ज़माने में। गांधी जी ने इसके ऊपर जो है 1930 के जनवरी में ही बोलना चालू किया था। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल 1930 आते आते एंटायर इंडिया एग्रीड कि भाई सॉल्ट जो है ब्रिटिशर्स ने आर्टिफिशियली हाई करके रखा हुआ है, तो सॉल्ट जो है बेसिकली उसकी कीमत कम होनी चाहिए। वो कब कम होगी, अगर इंडिया में बना हुआ सॉल्ट इंडियंस को वैसे ही मिल जाए। आपको ब्रिटेन में लेके जाके वापस से पैक करके इंडिया में लेके आने की ज़रूरत नहीं। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन अब बंद करो भाई, नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि सॉल्ट जो है अल्टीमेटली इट वाज चोजन। फर्दर गांधी जी ने 6 अप्रैल को ही कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो है या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट को देके रखे हुए थे। एंड वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है अब इसकी भी हम लोग बात करेंगे। कि सबसे पहला वाला इंस्ट्रक्शन जो था कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस फॉर द सॉल्ट लॉ जो है वो चालू करोगे। अल्टीमेटली गांधी जी ऑल्सो रियलाइज कि सॉल्ट का लॉ ब्रेक डाउन करना हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ना।
सॉल्ट आपको इंडिया में दो जगह पे मिलेगा, एक तो रिवराइन सॉल्ट है या फिर कोस्टल एरिया में मिलेगा। बट रिवराइन एंड कोस्टल एरिया में अगर आपके पास सॉल्ट है तो आप सॉल्ट का सिविल डिसोबीडियंस चालू करोगे। इफ सॉल्ट इज नॉट देयर देन आप दूसरी चीज़ों का सिविल डिसोबीडियंस चालू करो। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, ये मैंने आपको गांधीयन आइडियोलॉजी के टाइम पीरियड में ही समझाया था। इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सिविल लॉज। आपको क्रिमिनल लॉज ब्रेक डाउन नहीं करना, आपको फिर सिविल लॉज जो ब्रेक डाउन करने। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली सिविल लॉज आप ब्रेक करते हो तो आपको बस फाइन होता है, एंड अगर जेल टर्म भी होती है तो जेल टर्म जो है 2 ईयर से फिर ज़्यादा की नहीं होगी। तो वेरी वेरी मीएगर जेल टर्म विल बी देयर, एंड देयर आफ्टर अगर वो जेल टर्म है तो, अदरवाइज अल्टीमेटली फिर फाइन से ही मैक्सिमम टाइम पीरियड में चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस अगर सॉल्ट का पॉसिबल है तो आप सॉल्ट का करो, एंड इफ सॉल्ट इज नॉट एन इशू देन लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट लॉज रहेगा, सिविल लॉ विच यू थिंक इज एट्रोशियस, फिर उसके खिलाफ जो आप मूवमेंट चालू करो। वैसे फिर फॉरेन लिकर शॉप एंड देयर आफ्टर क्लोज शॉप जो है पिकेट करनी है। पिकेट मतलब बेसिकली धरना प्रदर्शन आपको वहाँ पे देना है। अब ये भी हमने इलेबोरेटली देख के रखा है कि ये सोशल कोअर्जन होता था। सोशल कोअर्जन मतलब आप ही सोचिए ना कि एक फॉरेन लिकर शॉप है एंड उसके बाजू में धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो कौन सा बंदा अल्टीमेटली वो फॉरेन लिकर शॉप में जाके लिकर खरीदने की हिम्मत करेगा। वैसे अल्टीमेटली एक फॉरेन क्लोज शॉप है, गुच्ची अरमानी का स्टोर है, उसके सामने अब इंडियन नेशनलिस्ट आके बैठे हुए हैं कि ये दुकान में जो जाएगा वो एंटी नेशनल, तो कौन सा बंदा वो दुकान में जाके कपड़े खरीदेगा। अल्टीमेटली इसकी वजह से होगा क्या कि ब्रिटिशर्स का माल का डिमांड जो ऑटोमेटिकली इंडिया में गिर जाएगा। अब कांग्रेस के पास अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मोहल्ला कमेटी तक कांग्रेस के पास पड़ी हुई है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड लेवल पे परकोलेट किए जाएंगे एंड आपको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली पिकेटिंग ऑफ द फॉरेन शॉप एंड पिकेटिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमेशा ही एक नेशनल मूवमेंट का रहेगा, बिकॉज इट एक्ट एज अ सोशल कोअर्जन। अगर नेशनलिस्ट बंदे वो दुकान के बाहर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, nobody या फिर no ordinary person would ever dare to basically enter into this particular shop या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जब आप बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस लॉ कोर्ट एंड फॉरेन आइटम्स बोलते हो तो उसमें पिकेटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इट विल एक्ट एज अ सोशल कोअर्जन, एंड सोशल कोअर्जन की वजह से होगा क्या, एक बंदा नेशनल भरे ही ना हो बट अल्टीमेटली उसको अपने आप को एंटी नेशनल भी नहीं बुलवाना है, दैट कैपेसिटी फिर उसका डिमांड जो है फॉरेन क्लोथ का गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या फिर लॉ कोर्ट सबका जो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वैसे ही अल्टीमेटली पीपल जो है दे कैन रिफ्यूज टू पे टैक्स इफ दे हैव द रिक्विजाइट स्ट्रेंथ। अब गांधी जी ने जो है ये टाइम पीरियड में अपनी जो आइडियोलॉजी उसको एक इवॉल्व करना भी चालू किया हुआ था, एंड वो भी आपको यहाँ पे या फिर ये पर्टिकुलर मोमेंट ऑनवर्ड जो काफ़ी इलैबोरेटली दिखेगा। द प्रॉब्लम हैपन प्रिसाइजली इन 1920 इटसेल्फ। 1920 में जैसे गांधी जी ने अपनी मूवमेंट चालू करके रखी हुई थी, तो वो मोमेंट में अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई देता है कि गांधी जी एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम लोगों को बोले कि टैक्स पे मत करो। लोगों ने टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ने उनका लैंड कॉन्फिस्केट कर लिया, एंड कॉन्फिस्केट करके थर्ड पार्टी को बेल दिया। जब मूवमेंट हॉल्ट हुई तो हॉल्ट होने के बाद गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन किए, एंड गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड जो लैंड कॉन्फिस्केटेड थे वो रिटर्न बैक कर दिए। बट अगर लैंड हैज़ बीन सोल्ड ऑफ टू द थर्ड पार्टी आफ्टर ऑक्शनिंग इट ऑफ, तो अब गवर्नमेंट उसको रिटर्न कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स ऑफ गांधी जी ने इलैबोरेटली फार्मर्स को बोल के रखा हुआ था कि टैक्स जो है आप पे मत करो अगर आप में वो रिक्विजाइट स्ट्रेंथ है तो, बिकॉज इसमें फिर दो चीज़ें होगी कि वी विल कैरी आउट निगोशिएशन आफ्टर द मोमेंट इज ओवर एंड आपको आपका लैंड वापस मिलेगा। बट अगर वो लैंड गवर्नमेंट ने सोल्ड ऑफ कर दिया टू द थर्ड पार्टी देन अल्टीमेटली वो लैंड जो आपको वापस हम लोग नहीं दे पाएंगे। 1920-21 में गांधी जी ने अल्टीमेटली इसके लिए अपने कांग्रेस लीडरशिप को इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे कि थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करो एंड देखो नेशनलिज्म के नाम पे अगर वो लॉस सहन करके उनका लैंड जो वापस देंगे। तो मल्टीपल जगह पे फिर लोगों ने लैंड जो वापस दे दिए अपने लॉस के ऊपर, बट फिर बहुत जगह में लोगों ने अल्टीमेटली वो मना कर दिया कि भाई गवर्नमेंट का ऑप्शन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम लैंड वापस नहीं देंगे करके। तो वो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा आया बिकॉज ग्रीवेंसेस अपने फार्मर के क्रिएट किए, एंड फार्मर की अगर ज़मीन चली गई तो बंदा नेशनल कैसे बनेगा ना, आपने तो उसके पेट पे ही लात मार दी। एंड दैट्स व्हाई इस बार गांधी जी ने फिर ये आइडियोलॉजी काफ़ी इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर दी। लॉयर्स कैन गिव अप देयर प्रैक्टिसेस अगेन। कैन गिव अप देयर प्रैक्टिसेस मतलब क्या, अगेन ये प्रॉब्लम मैंने आपको 1919 में ही बताया था। इंडिया के जो लॉयर सेक्शन अपना लॉ प्रैक्टिस छोड़ के नेशनल मूवमेंट में आ गए, और नेशनल मूवमेंट में आने का उन्होंने वो सपना देखा जब स्वराज आएगा, एंड स्वराज आ गया तो हु इज़ बेटर देन अस, फिर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाएंगे, एंड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस तो आए नहीं, उसके ऊपर अल्टीमेटली यही पॉलिटिशियन लॉबी ने अपना स्वराजिस्ट वाला एजेंडा कैसे आगे बढ़ा हमने देखा हुआ था। तो गांधी जी हैड टू फेस सीवियर क्रिटिसिज्म एट द हैंड ऑफ द लॉयर्स। अल्टीमेटली लॉयर बंदे का आपने बेसिकली कोर्ट का एक्सेस छीन लिया,
अब वो बंदा कोर्ट में जाके पैसा तो कमा नहीं सकता। देयर आफ्टर नेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज़ ऑल अबाउट सफरिंग। लॉयर क्यों सफ़र करेगा यार, ये तो सबसे बड़े चंट लोग होते हैं, श्रूड लोग होते हैं, एंड इन दैट कैपेसिटी ये लोग नेशनलिज्म बनाने बिगाड़ने वाले लोग होते हैं। तो दैट्स फिर लॉयर को भी क्लियरली बताया गया था कि यू कैन गिव अप योर प्रैक्टिस बट अगेन रिस्क है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर जाके नहीं आया तो आप मेरे पीछे आके खड़े रहो कि अब हम लोग क्या करें करके। बिकॉज इन दैट कैपेसिटी अगर आप लॉ प्रैक्टिस रिज्यूम भी करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज एन एंटी नेशनल एट अ लोकल लेवल, कि बस पॉलिटिक्स खेलना था इसको, इसके लिए इसने लॉ प्रैक्टिस गिव अप कर दी, एंड जैसे ही मूवमेंट कोलैप्स हो गया तो वापस से लॉ प्रैक्टिस चालू कर दी। इट वॉज एन एथिकल डिलेमा एज वेल एज देयर वेयर पॉलिटिकल कंसिडरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर। तो दैट्स लॉयर को भी ये समझाया गया था कि हम लोग का वो एजेंडा तो रहेगा ही कि बॉयकॉट हमको करना है, बट बॉयकॉट करने के साथ साथ अल्टीमेटली हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इट कैन गो इन बोथ द वे। फ़ायदा हो भी सकता है बट फ़ायदा नहीं भी हो सकता है। वैसे ही फिर अल्टीमेटली पब्लिक जो है दे कैन बॉयकॉट लॉ कोर्ट बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम लिटिगेशन। अगेन ये प्रॉब्लम जो है 1920 के मोमेंट में ही सबसे ज़्यादा आ गया। आपने 1920 में भी पब्लिक को बोला था बॉयकॉट लॉ कोर्ट, एंड फिर आपने क्या बोला कि लोकल लेवल पे फिर जो पंचायत होती है इसमें आप जाओ, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे जो है बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग मिलेगी। बट अब ये पंचायत इज अ वर्स्ट थिंग पॉसिबल इन आवर कंट्री। अल्टीमेटली पंचायत के सामने आपको खड़ा रखा गया ना, आपके पाँव कैसे कांपेंगे आपको भी समझ में नहीं आए। तो वर्स्ट पॉसिबल थिंग, कभी भी पंचायत के सामने आपको खड़ा ही नहीं होना है। क्यों? बिकॉज पंचायत में बैठे हुए बंदों को नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनको नहीं पता कॉर्नवालिस कोड क्या है, उनको नहीं पता आईपीसी क्या है, उनको नहीं पता मटेरियल एविडेंसेस क्या होते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कैरी आउट कैसे करवानी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में अनपढ़ गवारों से भरी हुई बॉडी होती है, एंड इसमें अल्टीमेटली डोमिनेंस किसका होता है, लोकल लेवल पे अपर जाति अपर वर्ण का, या फिर लोकल लेवल पे जो गुंडा होता है उसका होता है। दैट कैपेसिटी फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अल्टीमेटली हर एक पर्टिकुलर पंचायत डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली एक तो शरिया के ऊपर देगा, बिकॉज धर्म के लॉ ही इन लोगों को पता होते हैं ना, या फिर बेसिकली धर्मशास्त्र या फिर धर्म स्मृति पे देगा। तो इन दैट कैपेसिटी अब एक ऑर्डिनरी बंदा, इसके दिमाग में जो जस्टिस का कंसेप्ट है, ये जस्टिस का कंसेप्ट अब वेस्टर्न हो चुका है। इसको तो लगता है ना कि भाई मेरे को इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस मिलेगा, एंड अल्टीमेटली मेरे से जो है कोई मटेरियल एविडेंसेस मांगे जाएंगे, एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जबकि हमने देखा है कि अगर आप इस पे आते हो जो पंचायत का हमेशा ही बेस रहा है, आप तो वहीं पे ख़त्म हो, फिर तो बात ही ख़त्म है आपकी ज़िंदगी की। आपको पहले यहाँ पे आके जाति आपकी पूछी जाएगी, अगर आपकी जाति छोटी है तो फिर तो आपको वहीं पे बेसिकली सज़ा हैंड ओवर की जाएगी, एंड इन दैट कैपेसिटी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ही के साइड में जस्टिस डिलीवरी जो आनी ही आनी है। एंड दैट्स वाई 1920 में जब पैन इंडियन मूवमेंट पे, ये जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे पंचायत की डिसीजन मेकिंग होने चालू हो गए, पीपल जो है दे स्टार्टेड टू रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू पंचायत। तो अल्टीमेटली लोगों के सामने अब ये डिलेमा रहा था कि हम लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जाए वापस, या फिर ब्रिटिशर ने जो वेस्टर्न जुडिशियल सिस्टम ला के रखी हुई है जो हमने इलेबोरेटली देखी थी, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंसेस एक्ट, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न जुडिशियरी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट पे चलने वाली जो है जुडिशियरी थी। तो लोगों को वो चाहिए थी, लोगों को ये वाला जो वर्स्ट एंगल है वो नहीं चाहिए था। इनफैक्ट इंडिया में आपको आज भी दिखाई देगा कि खाप पंचायत वाले जो इशू है इंडिया में आज भी होते हैं, एंड फिर खाप पंचायत की डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लॉ ही ली जाती है। उनको कोई पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, इक्वालिटी क्या है। नो, एवरीथिंग विल बी बेस्ड अपॉन जाति ओनली। तो जो वर्णाश्रम धर्म वाला सिस्टम है विच इज़ अ हॉलमार्क ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एज फार एज हिंदू रिलीजन इज कंसर्न, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इस्लामिक सिस्टम जो मैंने आपको मीडियल इंडिया में काफ़ी इलैबोरेटली समझाया था, इट इज़ बेस्ड अपॉन द ब्लड मनी या फिर बेसिकली मनी वाले कंसेप्ट के ऊपर का जस्टिस, वर्स्ट थिंग। एंड दैट्स अ पब्लिक को भी ये बताया गया था कि भाई आप बॉयकॉट कर सकते हो अगर करना है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको करना ही है। ये कैन वाला वर्ड जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिखाई देगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप 1920 की बातें करते हो तो 1920 में इट वॉज अ सोशल कोअर्जन अपॉन यू कि आपको तो भाई ये चीज़ें करनी ही करनी है। बट एटलीस्ट गांधी जी बिकेम लीनियंट बिकॉज फिर 1920 की मोमेंट जो उसका एक पूरा एनालिसिस अब आपके आंखों के सामने था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, अगेन दे कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज ये वाला प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सर्वेंट एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिविलियन जॉब इन आवर कंट्री। अगर हम लोग रफली अगर 1909, 1920 एंड देयर आफ्टर 1930s की बात करते हैं तो उस ज़माने में जो सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, ये सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर को रफली 15,000 रुपये पर ईयर की सैलरी हुआ करती थी, एंड 15,000 रुपये इज़ अ रियली वेरी वेरी बिग अमाउंट कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड।
15,000 रुपये उस ज़माने के, मतलब आज के रफली 1.5 से 2 करोड़ रुपये आप पकड़ के चलो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन आवर कंट्री दैट यू कैन टॉक अबाउट। एंड ये पर्टिकुलर हाईएस्ट पेड जॉब जो आप बोल रहे हो कि इसके ऊपर रिज़ाइन कर दो, चलो रिज़ाइन कर दिया तो कल का क्या ना, आप बेसिकली जोश में आ गए, नेशनलिज्म के चक्कर में आपके दिमाग में वो नेशनलिज्म का कीड़ा घुस गया, आपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अब कल बेसिकली खाओगे पियोगे क्या दोस्त? आपकी बीवी आपके पास, आपके 2-4 बच्चे हैं आपके पास, आपके मम्मी पापा आपको संभालने हैं। एंड आफ्टर आप जब इतने हाईएस्ट पेड जॉब पे होते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें मेंटेन करना जो है ये नेशनलिज्म की भावनाओं पे नहीं चलता, ये पैसों पे चलता है। ये पैसा आपने गिव अप कर दिया। एंड दैट्स व्हाई 1922 में गांधी जी हैड टू फेस सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक लॉबी कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो खराब हो गई। हमने रिज़ाइन कर दिया, नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया, 1.5-2 साल के लिए फाइनेंशियल लॉस सहन किया, बट अल्टीमेटली स्वराज नहीं आया। आपने चौरी चौरा के इंस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा मूवमेंट कोलैप्स करवा दिया, तो अब हमारा क्या? हम क्या करें ना अभी आगे? अल्टीमेटली हम जो है बेसिकली फिर फाइनेंशियल रून की तरफ जो है ढकेले गए। एंड दैट्स व्हाई फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ये समझाया गया कि डोंट टेक इमोटिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं होने चाहिए, रैशनल डिसीजन होने चाहिए। अगर रैशनलिटी आप में है तो अल्टीमेटली यू कैन रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, बट अल्टीमेटली रिज़ाइन कर रहे हो आपके दम पे। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भैया आप मेरे सर पे आके बैठोगे कि आपके वजह से रिज़ाइन किया, अब बताओ आगे क्या करें। अल्टीमेटली आई डोंट हैव एनीथिंग टू फॉर यू। नेशनलिज्म में सैक्रिफाइसेस होते हैं, अगर आपको करने हैं तो करोगे, बट इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली ट्रुथ नॉन वायलेंस, ये जो है गांधीयन हॉलमार्क ही रहा है। इसके ऊपर भी हमने इलेबोरेटली पहले ही बातें करके रखी थी कि वाई ट्रुथ दैट इज सत्य एंड देयर आफ्टर नॉन वायलेंस दैट इज अहिंसा वाज सो मच एम्फसाइज्ड बाय गांधीयन मूवमेंट। एंड देयर आफ्टर लोकल लीडर जो है दे शुड बी ओबेड आफ्टर गांधीज अरेस्ट। तो गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो है लोकल लीडर जो है इनकी बातें आपको हमेशा सुननी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपको एक लोकल लेवल पे लीडरशिप रहेगी, वो लीडरशिप इज़ वेल ट्रेंड इन सत्याग्रह अहिंसा एंड उनकी बातें जो आपको माननी है, ताकि मूवमेंट जो है वो अल्टीमेटली हेवायर ना जाए। तो ये जो मल्टीपल एस्पेक्ट जो है फिर गांधीयन मूवमेंट के हम लोगों को दिखाई देते हैं, या फिर गांधी जी ने अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो डायरेक्शन जो वो देके रखे हुए थे। अल्टीमेटली फिर सॉल्ट लॉ जो है अल्टीमेटली फिर पूरे दुनिया में पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉरी गलती से सॉल्ट लॉ बोल दिया मैंने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में आपको फैलती हुई दिखाई देगी। 6 अप्रैल 1930 ऑनवर्ड जो है अल्टीमेटली अब इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर में अब आपको नेशनलिज्म भी फैलता हुआ दिखाई देगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी फैलती हुई दिखाई देगी। इसमें अगर वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में अप्रैल में ही फाइनली फिर सी राजगोपालचारी के अंडर जो है एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू की गई, सॉल्ट लॉ ब्रोक डाउन किए गए, पिकेटिंग की गई, एंटी लिकर कैंपेन जो देवर कैरिड आउट। मालाबार में के कलप्पन ने अल्टीमेटली फिर ये वाली जो चीज़ है करके रखी थी, दैट इज सॉल्ट लॉ जो है देवर ब्रोकन डाउन। के कलप्पन इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट लीडर। उन्होंने एक वाइकॉम सत्याग्रह जो है 1920 में ही करके रखा था। वाइकॉम नाम का एक टाउन है केरला में, वहाँ पे बेसिकली एक बहुत बड़ा टेम्पल है, राइट, द्रविडियन टेम्पल है। अभी द्रविडियन टेम्पल को जाने के लिए जो है 2 स्ट्रीट हुआ करती थी, एक स्ट्रीट सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों के लिए ओपन थी, तो ओनली बेसिकली ब्राह्मण कुड वॉक ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट। एंड जो दूसरी सीट है फिर स्ट्रीट जो है वो बेसिकली फिर नॉन ब्राह्मण लोगों के लिए हुआ करती थी। अल्टीमेटली जो टेम्पल है उसका सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली इट इज़ नथिंग बट यू कैन से दैट कि इट इज़ बेसिकली गर्भगृह। ये सैंक्टम सैंक्टोरम में भी अल्टीमेटली ब्राह्मण लोगों के जाने की अनुमति थी, नॉन ब्राह्मण जो वहाँ पे नहीं जा सकते थे। तो अल्टीमेटली ये जो नॉन यू कैन से दैट कि ब्राह्मण सेक्शन के खिलाफ जो एनिमोसिटी थी ऑफ द ब्राह्मणिकल सेक्शन, इट वॉज वेरी वेरी ह्यूज इन केरला एरिया। इनफैक्ट आपने अगर मेरे से कभी एंशिएंट एंड मीडियल पढ़ा है तो मैंने आपको इलेबोरेटली बता के रखा था कि व्हाट वर द पैरामीटर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ण एंड जाति प्रथा, कि आपका वर्ण छोटा है एंड आफ्टर आपकी जाति छोटी है तो वो क्यों है? नॉट बिकॉज आपके पिछले जन्म के जो है पाप है, इट इज़ बिकॉज कि आपके जो एंसेस्टर है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ही लेटर पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट किए गए हैं। तो इन दैट कैपेसिटी जो पहले हिंदू रिलीजन में आए वो बंदे बन गए अपर जाति अपर वर्ण, एंड जो लोअर लेवल पे आए या फिर लेटर लेवल पे आए वो बन गए लोअर जाति लोअर वर्ण। नाउ यू कंसीडर कि अल्टीमेटली हिंदू रिलीजन जो है सप्त सिंधु वैली से एक ज़माने में आया, सिंधु से हिंदू आया, वहाँ से अल्टीमेटली वो गंगेटिक वैली में फैला, एंड गंगेटिक वैली में मगध आए, मगध ने अल्टीमेटली ये रिलीजन जो पूरे इंडिया में फैलाया। तो अल्टीमेटली सबसे एंड में ये रिलीजन कहाँ पे फैला? तो साउथर्न एरिया में, दैट इज तमिलनाडु एंड देयर आफ्टर केरला वाले एरिया में। एंड दैट्स व्हाई फिर वहाँ पे आपको जो है ब्राह्मण मोनोपोली जो है दिखाई देती है कि ब्राह्मण एंड देयर आफ्टर नॉन ब्राह्मण जो ये डिवीजन दिखाई देता है कि नॉर्थ इंडिया के जो उस जमाने के माइग्रेटरी रहे थे ये बाय एंड लार्ज यहाँ पे फिर ब्राह्मण सेक्शन बना। इन्होंने जो लोकल लेवल पे कन्वर्जन कैरी आउट किए, दैट इज ओरिजिनल तमिल पीपल, ये अल्टीमेटली फिर लोअर जाति लोअर वर्ण में ढकेले गए।
एंड दैट्स वाई फिर केरला तमिलनाडु वाले एरिया में ये इशू बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमारा एक सेपरेट तमिल कल्चर था, हमारा एक सेपरेट ट्राइबल रिलीजन था, इसके ऊपर हिंदू रिलीजन फैलाया गया एंड ये फैलाने वाला जो रिलीजन था वो सनातन धर्म था। एंड दैट्स वाई फिर सनातन धर्म जो है वो साउथ इंडियन के लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। दे आर बाय एंड लार्ज बिलीवर ऑफ द उपनिषदिक हिंदुइज्म, उसके लिए तो थोड़ा सा टॉलरेंस उनमें है, बट सनातन हिंदुइज्म तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको सोशो रिलीजियस मूवमेंट के टाइम पीरियड में ही बता के रखा हुआ था। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली दिस वॉज द हार्श रियलिटी ऑफ साउथ इंडिया कि इवन रास्ते भी डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू योर वर्ण एंड जाति, कि कौन से रास्ते पे कौन सी जाति चल सकती है, कौन से रास्ते पे कौन सा वर्ण चल सकता है। देयर आफ्टर वन ऑफ द वर्स्ट एंगल कि अगर आप साउथ इंडिया में अनटचेबल हो तो वुमन जो है बेसिकली शी वॉज नॉट अलाउड टू बेसिकली वेयर क्लोथ्स ऑन द अपर बॉडी। तो वुमन की जो अपर बॉडी है इट हैज़ टू बी बेयर। अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ द लॉज जो अब मीडिएवल इंडिया में लिखे होंगे किसी ब्राह्मण ने बैठ के, वो साउथ इंडिया में चला करते थे। तो इसके खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा चिढ़ या फिर आवाज़ें जो है साउथ इंडिया के पॉपुलेशन में थी। और इसी टाइम पीरियड में हमने देखा था कि 1888-89 से लेके 1910-1920 तक श्री नारायण गुरु वॉज देयर। श्री नारायण गुरु जो है उन्होंने एक ज़माने में गांधी जी को सिवियर पॉसिबली क्रिटिसाइज करके रखा था कि आप चतुर्वर्णाश्रम धर्म की बातें कर रहे हो, आप सनातन धर्म की बातें कर रहे हो, आप राम राज्य की बातें कर रहे हो, एंड इन दैट कैपेसिटी आप नेशनल लीडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि आप क्या बात कर रहे हो एंड आफ्टर इस पर्टिकुलर चीज़ों के रिपरकशन ग्राउंड लेवल पे क्या होते हैं। तो श्री नारायण गुरु ने जो बेसिकली गांधी जी को गाली ही डाली थी, एक तरीके से पकड़ के चलो, कि सीवियर पॉसिबल क्रिटिसिज्म था। यही क्रिटिसिज्म के वजह से अल्टीमेटली गांधी जी जो है उन्हीं के अंडर के लीडर थे के कलप्पन। ही वॉज अ वेरी लॉयल गांधीयन लीडर। तो ये पर्टिकुलर लीडर्स ने अल्टीमेटली डिसाइड किया था कि इट इज़ अ टाइम फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ टू एंटर इनटू द सोशल रिफॉर्म। एंड के कलप्पन ने अल्टीमेटली फिर वाईकॉम सत्याग्रह किया। इट वॉज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये टेम्पल में अल्टीमेटली अनटचेबल पॉपुलेशन सैंक्टम सैंक्टोरम तक पहुंचे एंड ये ब्राह्मणों का रास्ता है, अल्टीमेटली हम लोग यही से जाएंगे। एंड दैट इज अल्टीमेटली दैट वाईकॉम सत्याग्रह वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट जो के कलप्पन ने किया हुआ था 1930 में। अल्टीमेटली इन्होंने ही वी कैन से दैट कि के कलप्पन एंड देयर आफ्टर उनके एक एसोसिएट थे कृष्णा पिल्लाई, इन्होंने अल्टीमेटली फिर वी कैन से सॉल्ट मूवमेंट, लोकल लेवल पे प्रिसेशन पॉकेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है कैरी आउट करके रखी हुई थी। आंध्र वाले एरिया में भी फिर मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर्स वेर देयर। बहुत सारे शिविर जो है बेसिकली यहाँ पे लगाए गए इन ऑर्डर टू स्प्रेड गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अल्टीमेटली आंध्रा वाले एरिया में भी लोकल पॉपुलेशन ने सॉल्ट सत्याग्रह कैरी आउट किया। कोई बड़ा लीडर नहीं था बट सॉल्ट सत्याग्रह शिविर लगाए गए, तो ऐसी वाली चीज़ें जो होती हुई दिखाई देगी। उड़ीसा में उस जमाने में वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर वॉज गोपाल बंधु चौधरी। उन्होंने भी अल्टीमेटली सॉल्ट सत्याग्रह कैरी आउट किया था बिकॉज इट वॉज अ कोस्टल एरिया। देयर आफ्टर धरासना सॉल्ट सत्याग्रह, अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। सरोजिनी नायडू जो है बेसिकली उनको इसकी लीडरशिप दी गई थी। इनफैक्ट सरोजिनी नायडू जो है शी वॉज अ गांधीयन लीडर एंड शी कन्विंस गांधी जी वेरी हार्डली। गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू गिव लीडरशिप इन टू द हैंड ऑफ वुमन। गांधी जी खुद एक राइट विंगर कट्टर हिंदुत्ववादी बंदे थे, मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ, और हमने गांधीयन आइडियोलॉजी में उसके जो इम्पिंजेस है वो भी देखे हुए हैं। एंड दैट्स गांधी जी का खुद का भी हमेशा वो बिलीव था 1930 तक कि वुमन इज इनकैपेबल टू लीड अ मूवमेंट। तो वुमन जो है बेसिकली उनको हम लोगों को लीडरशिप के पोजीशन पे नहीं लाना है। तो इट वॉज सरोजिनी नायडू जिन्होंने गांधी जी को सक्सेसफुली कन्विंस करके रखा हुआ था यू नीड टू बेसिकली गिव अप योर ओल्ड आइडियोलॉजी। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बातें कर रहे हो बापू, और आप क्या बातें कर रहे हो। तो इफ़ यू हैव टू बेसिकली बी अ लीडर ऑफ इंडिया देन यू हैव टू बेसिकली एंटर इनटू द मॉडर्निटी। एंड इवन गांधी जी को अब ये चीज़ जो है धीरे धीरे समझ में आ रही थी। अगेन गांधी जी की लीडरशिप का एक अच्छा एंगल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम लीडरशिप में ये शिफ्टिंग आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप आपके आइडियोलॉजी को स्टक करके बैठोगे देन यू आर अ कंजर्वेटिव लीडर। आपको जो है बेसिकली आइडियोलॉजी चेंज करनी आनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आपको आपकी आइडियोलॉजी गिव अप करनी भी आनी चाहिए। एंड गांधी जी ने वही किया। सरोजिनी नायडू जो है ही वॉज अलाउड बेसिकली टू लीड अ मूवमेंट। बट ये जो मूवमेंट लीड करवाई गई इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन उस जमाने में वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर पड़ा कि ये बेसिकली 1930 में कैरी आउट किया गया मूवमेंट है। धरासना इज इन गुजरात इटसेल्फ। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर मूवमेंट है, इसको बेसिकली ब्रॉडकास्ट किया गया था उस जमाने में बेसिकली ब्रिटेन में एंड देयर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अल्टीमेटली ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उस जमाने में उनमें भी तो राइट विंग उनका पॉलिटिक्स चलता था। तो राइट विंग क्रिश्चियन लोग जो है अल्टीमेटली दे वर ऑल्सो नॉट रेडी टू गिव एनी काइंड ऑफ द राइट टू देयर वुमन। उनका भी वही कहना था कि भाई वुमन आर इन्फीरियर पोजीशन एंड इफ वुमन आर इन्फीरियर पोजीशन देन हम लोगों को वुमन को कोई राइट देने ही नहीं चाहिए। बट हाउएवर वुमन जो है वहाँ की काफ़ी अब बेसिकली पढ़ी लिखी आगे बढ़ चुकी थी। उनका रेनेसांस एनलाइटनमेंट ये सारी चीज़ हमने पहले भी देखी। एंड इन दैट कैपेसिटी
1918 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो वुमन को जो है राइट टू वोट जो है मिल चुका था। एंड 1928 आते आते अब ब्रिटेन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी आ चुकी थी। अमेरिका ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वॉज बेसिकली डिस्कसिंग कि वुमन जो है उनको फ्रेंचाइजी हमको देनी है या नहीं देनी है। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर जो कंजर्वेटिव लीडरशिप थी ये दोनों कंट्री में, अमेरिका एंड आफ्टर ब्रिटेन में, उनके सामने अल्टीमेटली जब सरोजिनी नायडू का धरासना सॉल्ट सत्याग्रह ब्रॉडकास्ट हुआ तो उनके कंट्री में भी क्वेश्चन उठे कि अगर एक बेसिकली ब्राउन वुमन इज लीडिंग सच अ मैसिव मूवमेंट इन अ रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, देन व्हाट टेल्स यू कि एक वाइट वुमन इज नॉट कैपेबल टू लीड अ मूवमेंट और टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में उस जमाने में रहा है। एंड सरोजिनी नायडू जो है इसके वजह से फिर ग्लोबल एम्बेसडर इंडिया की बन गई। आपको फिर हर बार दिखाई देगा, कभी ना कभी तो आपने मीडिया में भी देखा होगा कि 1930s 40s एंड 50s में जब जब इंटरनेशनल इवेंट होता था तो इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया की वुमन रिप्रेजेंटेटिव जो फिर सरोजिनी नायडू को ही भेजा जाता था, बिकॉज उनका धरासना सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ मेक मूवमेंट फॉर सरोजिनी नायडू। इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज पे इतना ज़्यादा पड़ा कि वेस्टर्न कंट्री की लिबरल लीडरशिप एंड फेमिनिस्ट, मतलब जो वुमेन सेंट्रिक लीडरशिप है, वो हमेशा ही हाईलाइट करती थी कि आपको अगर मानना है कि वुमन इज़ नॉट कैपेबल टू लीड अ नेशन और वुमन इज़ नॉट कैपेबल टू बिकम अ लीडर, देन ये देखो। एंड अल्टीमेटली सरोजिनी नायडू के पीछे जो इतने सारे इंडियन मेल पॉपुलेशन खड़ी हुई थी, इंडिया की पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इतना बड़ा प्रोसेशन इफ सरोजिनी नायडू इज़ लीडिंग, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए। ये एक वुमन जो है शी कैन बी अ वेरी गुड लीडर। तो ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रहा है। देर आफ्टर अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पे भी बेसिकली फिर लोकल लेवल पे जो बेसिकली रिवराइन एरिया है वहाँ पे फिर सॉल्ट सत्याग्रह जो बेसिकली कैरी आउट किया गया था। यहाँ पे लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंट लीडर इज अंबिका कांत सिन्हा। अल्टीमेटली फिर सॉल्ट सत्याग्रह कोस्टल एरिया पे ही चलेगा, राइट। कोस्टल एरिया से आजू बाजू में फिर ये सॉल्ट सत्याग्रह ज़्यादा नहीं फैल सकता। तो आजू बाजू वाले एरिया है कि अपार्ट फ्रॉम कोस्टल एरिया अगर हम लोग छोड़ते फिर वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ उसकी बातें हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट वन कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 1929 में ही फिर हम लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब बेसिकली पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा पकड़ के चलो आज का, इट इज़ बेसिकली ट्राइबल एरिया। एंड ये ट्राइबल एरिया में अल्टीमेटली इस्लामिक ट्राइबल या फिर जो कबाइली एरिया जो है वो बेसिकली आपको दिखाई देंगे। एंड दिस पीपल आर फेरोशियस पीपल। फेरोशियस पीपल मतलब एक ट्राइबल, वो भी इस्लामिक ट्राइबल बंदे में आप अगर नॉन वायलेंस की बात करोगे तो कैसे चलेगा। बट फिर भी अल्टीमेटली आपको यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट लीडर आते हुए दिखाई देंगे। 1929 में ही यही खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में फिर खुदाई खिदमतगार नाम के ऑर्गेनाइजेशन खान अब्दुल गफ़ार खान ने बना के रखी थी। अल्टीमेटली खान अब्दुल गफ़ार खान काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। इनफैक्ट अल्टीमेटली इनके नाम में ही आपको दिखाई देगा कि ही हिमसेल्फ वॉज अ ट्राइबल पर्सन। अगर आपको मीडिएवल इंडिया के लेक्चर्स याद रहेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये जो मल्टीपल टाइटल है, अगर आप सबसे पहले जो लोवेस्ट जो टाइटल होता है वो आमिर का टाइटल होता है कि आमिर साधा, आमिर उमरा, इसके ऊपर फिर अल्टीमेटली मलिक, मलिक के ऊपर खान। खान इज़ अ मिलिट्री टाइटल जो मीडियल इंडिया में सजेस्ट करता था कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस की आर्मी है। तो ये वाला जो खान जो है इट वॉज देयर टाइटल एंड दिस वॉज हिज एक्चुअल नेम। बट इन एनी वेज इस्लामिक रिलीजन में ये टाइटल काफ़ी सिग्निफिकेंट हुआ करते थे। अब यही पर्टिकुलर पर्सनैलिटी क्या कर गई, अपने आप को कन्वर्ट कर गई इनटू गांधीयन नॉन वायलेंट मेथोडोलॉजी। खुदाई खिदमतगार जो है बेसिकली इट वॉज अ नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गांधी के रास्तों पे चलने वाली थी। एंड यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर हुआ करते थे रेड शर्ट। सेम आइडियोलॉजी कि कांग्रेस को यहाँ पे एक्सेस नहीं था। दिस इज अ रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री यू कैन टॉक अबाउट। आज भी पाकिस्तान का ये रिमोटेस्ट पार्ट ही है। ये वाले एरिया में आपको दिखाई देगा कि अब बेसिकली टेररिस्ट हॉटबेड बन चुका है ये पूरा एरिया। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा ही यहाँ पे वीक था। इनफैक्ट अभी हमने थोड़े टाइम पहले या फिर थोड़े लेक्चर पहले देखा था कि जिन्हा का भी वही कहना है कि बलूचिस्तान एंड आफ्टर फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना है एंड फॉर दैट पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वहाँ पे होने ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ जो है आपको दिखाई देगी कि अल्टीमेटली देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल लीडर दैट वाज प्रेजेंट हु कुड बेसिकली ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। एंड ये चीज़ अल्टीमेटली फिर खान अब्दुल गफ़ार खान ने अपने पास ली। उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रेड शर्ट नाम के वॉलंटियर्स इसमें जोड़े। ये वॉलंटियर फिर क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनवा वाले फिर विलेज विलेज एरिया में जाएंगे एंड वहाँ के ट्राइबल कबाइली लोगों को, इस्लामिक ट्राइबल लोगों को समझाया जाएगा कि हाथ गिव अप करो एंड देयर आफ्टर यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू नॉन वायलेंट पीसफुल सत्याग्रह मेथोडोलॉजी।
अल्टीमेटली फिर इन्होंने अपने एरिया में जो है बेसिकली फिर लोकल लेवल पे प्रिसेशन करना, देयर आफ्टर अल्टीमेटली पॉकेटिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली करके रखी हुई थी। इट इज़ जस्ट एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि 1947 का पार्टीशन जो है इट कुड नेवर टर्न आउट गुड फॉर हिम। अल्टीमेटली ये रह रहे थे ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली पाकिस्तान पार्टीशन हो गया तो वो वाला पूरा का पूरा एरिया जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास चला गया। 1947 में खान अब्दुल गफ़ार खान ने क्रिटिसिज्म भी किया था गांधी, नेहरू एज वेल एज पटेल का, यू हैव थ्रोन अस टू वॉल्स, आपने हमको भेड़ियों के पास छोड़ दिया है एंड यू आर नॉट इवन बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। जबकि गांधी, जिन्ना एंड आफ्टर नेहरू गांधी, पटेल एंड नेहरू का कहना था कि नाउ दिस इज अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू मेक। इंडिया 1947 में बन रहा था ना, इंडिया में मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल प्रिंसली स्टेट, मल्टीपल रिलीजन्स वेर देयर एंड फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ में फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वहाँ पे देना पड़ा। एंड देयर आफ्टर फिर इनके ऊपर जो है हम लोग कभी बात नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट एंड इट पेन्स इवन मी टू कॉल हिम ए नॉन इंडियन पर्सन। अल्टीमेटली फिर 1947 के बाद ही, दैट इज बेसिकली खान अब्दुल गफ़ार खान है, ही चोज बेसिकली नॉट इवन टू लिव इन पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए एंड अफगानिस्तान में फिर उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो निकाली। अल्टीमेटली डाइड इन 1988। 1988 में जैसे ही वो चले गए तो उस ज़माने में मुजाहिद मतलब बेसिकली यूएसएसआर वाले फोर्सेस वर्सेस मुजाहिदीन वाले फोर्सेस जो है एक दूसरे के साथ जो है बेसिकली फिर वॉरफेयर खेल रहे थे। तो इवन यूएसएसआर एंड आफ्टर मुजाहिद फोर्स जो उन्होंने एक वीक जो है पूरा एक हफ्ता का वॉर जो है बेसिकली उसमें सीज फायर डिक्लेयर करके रखा था व्हेन ही डाइड, जस्ट टू पे होमेज टू खान अब्दुल गफ़ार खान। एंड यही टाइम पीरियड में अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टू गिव भारत रत्न टू खान अब्दुल गफ़ार खान पोस्ट्यूमसली। देयर बाय अगेन it pains me but that is how politics is, it is nothing but gand, it's a dirt, and in that capacity फिर he become the first non-Indian person to receive भारत रत्न। अब थे तो इंडियन ही बट अनफॉर्चुनेटली अब पार्टीशन हो गया 1947 का एंड आफ्टर ही हैड टू शिफ्ट टुवर्ड्स अफगानिस्तान, उनका घर वहाँ पे था। तो इन दैट कैपेसिटी ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन पर्सन टू रिसीव दी भारत रत्न अवार्ड। इनफैक्ट देर आर ओनली 2 नॉन इंडियन पीपल हु हैव रिसीव भारत रत्न। पहले तो खान अब्दुल गफ़ार खान है एंड दूसरे जो है बेसिकली फिर यू कैन टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में भारत रत्न का अवार्ड जो हमने देके रखा हुआ था। बट ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी रही है। लेटर ऑन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन तो उस ज़माने में काफ़ी अच्छे ही थे कि इवन दो हम लोगों ने 3-4 वॉरफेयर खेल लिए, 2014 के पहले हमेशा ही कॉर्डियल रिलेशन दोनों कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप ने मेंटेन किए थे। तो ही अराइव्ड इनटू इंडिया मल्टीपल टाइम। तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द फोटो, पीछे आपको अन्नादुराई दिखाई देंगे, वन ऑफ द चीफ पीपल और पर्सन ऑफ द डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कज़ाकगम एंड आफ्टर अल्टीमेटली फिर दिलीप कुमार। ये बेसिकली चेन्नई में बुलाया गया था उनको 1960 में in order to honor his contribution towards Indian national movement by the Tamil Nadu government of that period of time. But in any ways, thereafter फिर बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार वाले एरिया में इसी टाइम पीरियड में फिर एंटी चौकीदारी कैंपेन वो जो है बेसिकली चला हुआ था। एंटी चौकीदारी कैंपेन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट था। अब ये बिहार एंड आफ्टर फिर चंपारण एंड एज वेल एज बंगाल, ये सारे एरिया का एक मेन प्रॉब्लम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ के विलेजेस में चौकीदार अपॉइंट करके रखे थे बाय स्टेटिंग कि ये चौकीदार लोकल लेवल के विलेज का प्रोटेक्शन करेंगे। बट अल्टीमेटली वो चौकीदार का जो ये था सैलरी था उसके लिए फिर गांव के ऊपर चौकीदारी टैक्स लगाया जाता था एंड गांव के लिए वो चौकीदार मतलब मुसीबत। वो चौकीदार क्या करेगा, तो वॉचमैन था, चौकीदार था, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन यूज टू कैरी आउट ऑल द इंटेलिजेंस एट लोकल लेवल एंड सबमिटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गाँव में क्या चल रहा है ये खुफिया जानकारी ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम करते थे। एंड देयर आफ्टर फिर गांव वाले जो है चंपारण, बिहार एज वेल एज इन बंगाल वाले एरिया में, तो उन्होंने ये टाइम पीरियड में ये चौकीदारी टैक्स देने से ही मना कर दिया कि भाई आप हमसे पैसा वसूल रहे हो, आपने हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक बंदा रख दिया बट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सर्विंग अस, ही इज सर्विंग यू। गाँव की खुफिया जानकारी निकाल के आपके पास देने का काम जो है बंदा कर रहा है। वैसे फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में ट्राइबल पॉपुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं, हमको दिखाई देंगे, बुंगा मांझी एंड देयर आफ्टर फिर सोमरा मांझी। तो ये दोनों लोगों ने अल्टीमेटली जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस है वो बेसिकली रिफॉर्म करने की कोशिश की। हमने देखा था कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस में फिर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एंड देयर आफ्टर ट्राइबल वे ऑफ लाइफ हुआ करता था। हमने ट्राइबल मूवमेंट इंडिया की काफ़ी इलैबोरेटली कवर अप करके रखी थी। तो आपको ह्यूमन सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, मीट नहीं खाना है, लिकर नहीं खाना है एंड देयर आफ्टर एक पीसफुल नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी दैट इज सत्याग्रह हिंसा के ऊपर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए लोकल लेवल पे काम होता हुआ दिखाई देगा। देयर आफ्टर फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस की अगर हम लोग बात करें तो ये इंटीरियर एरिया है इंडिया के। अब ये चीज़ भी मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि सारे एरिया जो है बेसिकली एरिड एरिया है इंडिया के। एरिड एरिया तो यहाँ पे पानी ही नहीं है।
बट इन दैट कैपेसिटी यहाँ पे जंगल जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जंगल वाला एरिया जो है वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिशर्स ने लगा के रखे थे। इनफैक्ट 1927 में ब्रिटिशर्स ने एक फॉरेस्ट लॉ पास करके रखा हुआ था जिससे फॉरेस्ट लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट नॉट टू द ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिलोंग टू गवर्नमेंट नॉट टू द ट्राइबल पीपल। तो बेचारा ट्राइबल बंदा करेगा क्या ना, एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली फॉरेस्ट लॉज वर ब्रोकन डाउन बाय द कांग्रेस लीडरशिप एट अ लोकल लेवल इन दिस पर्टिकुलर प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिर नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन जो है वो चला। नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कैंपेन था उस ज़माने का कि अल्टीमेटली हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं देंगे एंड हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेंट भी नहीं देंगे। रेवेन्यू नहीं देंगे मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका रेवेन्यू बंद, एंड देयर आफ्टर अगर हमारा ज़मींदार जिसको अभी हम लोग रेंट दे रहे हैं, मैंने आपको ये पूरी थियरी समझा के रखी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट वाला पंगा है कि अगर हमारा ज़मींदार इस प्रो गवर्नमेंट तो हम लोग उसको रेंट भी नहीं देंगे। तो अगर वो ज़मींदार ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, तो ही रेंट मिलेगा, वरना रेंट नहीं मिलेगा। नो रेंट कैंपेन, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू देना ही नहीं है, दैट इज बेसिकली नो रेवेन्यू कैंपेन। तो ये जो है बेसिकली फिर यूनाइटेड प्रोविंस में चला। मणिपुर एंड आफ्टर नागालैंड में भी अब हम लोग को धीरे धीरे नेशनलिज्म स्प्रेड होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर वॉज गाइडिन लियो। शी बिलोंग टू द लोकल ट्राइबल चीफ डोम या फिर ट्राइबल चीफ की फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज अ नागा ट्राइबल लीडर एंड उन्होंने अब गांधीयन आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर ली एंड नागालैंड, असम, मणिपुर वाले एरिया में ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो फैलाने के लिए काम चालू किया। ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज शी वॉज अरेस्टेड इन 1932 एंड आफ्टर 1946 तक शी वॉज बेसिकली इम्प्रिजन। जब जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, या फिर यू कैन से दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये पोजीशन की भी लेटर ऑन बात करेंगे। ये पोजीशन की वजह से जवाहरलाल नेहरू जो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप बोला जाता है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है सिंस सितंबर 1946। तो अपने ऑफिस में आने के बाद जो बेसिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया हुआ था सितंबर 1946 में ही, इज टू बेसिकली रिलीज गाइडिन लियो। गाइडिन लियो जो उनको बेसिकली फिर प्रिजन से रिलीज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ से ऑर्डर लिख के दिया था ही हैज टू बी रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। एंड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जो है 1946 के ही एंड में अल्टीमेटली खुद गए थे नागालैंड में इन ऑर्डर टू मीट हर। एंड आफ्टर ये वाला जो टाइटल है रानी, दैट इज शी इज़ अ क्वीन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दैट इज़ रानी वाला टाइटल जो फिर जवाहरलाल नेहरू ने ही रानी गाइडिन लियो को देके रखा हुआ था। तो बेसिकली यही टाइम पीरियड में आपको इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब नेशनलिज्म जो फैलता हुआ दिखाई देगा। एंड आफ्टर अल्टीमेटली आसाम में भी इस ज़माने में फिर मल्टीपल प्रॉब्लम जो वो हुए थे। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट जो कनिंघम सर्कुलर। Cunningham at that period of the time was Lieutenant Governor of Assam, and as a Lieutenant Governor of Assam पूरे दुनिया इंडिया में नेशनलिज्म फैलता हुआ दिख के इन्होंने अपने ही आप एक सर्कुलर निकाल के रखा था कि इफ़ यू वांट टू जॉइन ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस देन वो बच्चा एज वेल एज उसके पेरेंट जो है दे हैव टू गिव इन अ बॉन्ड, उनको एक बॉन्ड गवर्नमेंट के साथ साइन करना पड़ेगा कि उनका बच्चा जो है नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके वजह से मल्टीपल पीपल एज वेल एज बेसिकली स्कूल चिल्ड्रन एज वेल एज यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन जो है दे डिसाइडेड टू लीव गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस कि हम लोग जो है वैसा बेसिकली ऐसा कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। नेशनलिज्म होना चाहिए और नेशनलिज्म जो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो असम वाले एरिया में भी हम लोग को दिखाई देता है कि एंटी कनिंघम सर्कुलर या फिर एंटी कनिंघम बेसिकली एजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे उस ज़माने में चले। इसके अलावा अल्टीमेटली वी कैन से डैट कि लोकल लेवल पे फिर प्रोसेशन, पिकेटिंग, फॉरेस्ट लॉ ब्रेक डाउन करने का काम जो वो भी चला। देर आफ्टर बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में भी 100 सत्याग्रह हुए। देर आफ्टर फिर नो रेवेन्यू कैंपेन, नो टैक्स कैंपेन, एंड देर आफ्टर यहाँ पे भी आपको लोकल लेवल पे प्रोसेशन, पिकेटिंग वाली चीज़ें जो है होती हुई दिखाई देंगी। तो इन नटशेल यू कैन से कि 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहा है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आपको ग्रेविटी पता चलेगी व्हेन यू कंपेयर इट विथ 1920 एंड 1905 का मूवमेंट। 1905 का मूवमेंट तो बहुत ही छोटा था, इट वॉज कन्फाइंड ओनली इन बंगाल। 1920 का मोमेंट हम लोग पैन इंडिया बोल तो सकते हैं बट ओनली इट वाज कन्फाइंड टू द अर्बन एरिया। एंड ये अर्बन एरिया में भी अल्टीमेटली फिर इंडिया का एकदम एक्सट्रीम वेस्टर्न एरिया एंड एक्सट्रीम ईस्टर्न एरिया तो इसमें था ही नहीं। तो इन दैट कैपेसिटी 1930 के मोमेंट में अब आपको पेशावर से लेके नागालैंड तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह पे नेशनलिज्म स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। एंड ये नेशनलिज्म जो स्प्रेड किया गांधीयन आइडियोलॉजी के वजह से, वही बेसिकली गांधी जी का एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी हमेशा इंडिया के लिए रहेगा।
वेदर ही बिकम सक्सेसफुल इन गेनिंग इंडिपेंडेंस और नॉट, उनका पॉलिटिक्स क्या रहा है क्या नहीं, ये होल टुगेदर डिफरेंट थिंग है. बट व्हाट गांधी बिकम सक्सेसफुल इज टू बेसिकली इनकलकेट दैट वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, सत्याग्रह, अहिंसा इन ऑर्डिनरी इंडियन एज वेल एज टू बेसिकली मेक इंडियंस इंडियन. ये नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, अब आपको पैन इंडियन फैलता हुआ दिखाई देगा. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट नाउ. इसका जो है बेसिकली हम लोगों को थोड़ा बहुत अब एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसमें अब अल्टीमेटली फिर एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन जो है क्या रहा है. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि सबसे पहले अगर हम लोग वुमन की बात करें तो वुमन का जो मास पार्टिसिपेशन जो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कि वुमन जो अभी हमने देखा था कि अब लीडरशिप के पोजीशन में पहुंच चुकी है. एंड लीडरशिप के पोजीशन में पहुंचने के साथ साथ अब अर्बन वुमन एज वेल एज रूरल वुमन जो है दे वेर बेसिकली इन द फोल्ड ऑफ नेशनलिज्म. तो अब बेसिकली वुमन सेक्शन जो है जो हमने पहले भी देखा था कि 1905 में सबसे पहले अर्बन वुमन नेशनल वुमन में आती हुई दिखाई दी है. 1920 में अल्टीमेटली इवन विलेज लेवल की वुमन जो है वो भी नेशनल वुमन हमको आती हुई दिखाई दी है. एंड एक लीडरशिप लेवल की पोजीशन भी अब वुमन को मिलना चालू हो गई. कब? देन ऑब्वियसली सरोजिनी नायडू इज द प्राइम एग्जाम्पल जिनके ऊपर अभी हमने बातें की थी. तो वुमन पार्टिसिपेशन जो है इट वॉज बेसिकली इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री. इवन गांधी जी हैड अंडरस्टूड कि अगर हम लोग वुमन को नेशनल फोल्ड में ला रहे हैं देन वी आर ब्रिंगिंग द एंटायर फैमिली इनटू नेशनल फोल्ड. ही इज बेसिकली द होम मेकर. एंड अगर वुमन की आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट रहेगी तो अपने बच्चे को भी नेशनल बनाएगी. एंड पति भी अपने बीवी की बात इंडिया में सुन ही लेता है तो इवन पति जो वो भी धीरे धीरे नेशनलिज्म के फोल्ड में आएगा. स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा. ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ जो हमको दिखाई दिया उसके मल्टीपल रीज़न रहे हैं. कुछ न्यू फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिखाई दी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मांझीरी सेना वॉज देयर एंड देयर आफ्टर फिर वानर सेना वॉज देयर. ये मांझीरी सेना एंड देयर आफ्टर वानर सेना वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट. मांझीरी सेना एंड देयर आफ्टर वानर सेना की अगर बात करें तो इट वॉज अ नोवेल आइडिया दैट वॉज ब्रॉट अपॉन मोर और लेस बाय जवाहरलाल नेहरू कि जो हमारे नेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे एक प्रभात फेरी निकलवाएंगे. प्रभात फेरी मतलब एक अर्ली मॉर्निंग का प्रोसेशन. ये प्लेकार्ड्स लेंगे अपने हाथ में और इंडिया के लिए जो है स्लोगनियरिंग करेंगे. आधे एक घंटे में स्लोगनियरिंग करके जो लोकल लेवल पे वापस आएंगे. सिंस दे आर किड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा. बच्चों को तो मार नहीं सकते आप. अगर वो आपने किया तो इट इज़ एन अनाथेमा इन डेमोक्रेसी. फिर तो आप खत्म ही हो गए. एंड अल्टीमेटली फिर वो किड्स है तो इवन लोगों में अट्रैक्शन होता है कि बच्चे कुछ चीज़ें कर रहे तो चलो जाके देखते हैं. तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए बेसिकली ये प्रभात फेरी काफ़ी सिग्निफिकेंट बन गई. एंड फिर इसमें आपने एक मांझीरी सेना बनाई, वानर सेना बनाई. वानर सेना मतलब मेल स्टूडेंट का प्रोसेशन एंड देयर आफ्टर मांझीरी सेना मतलब बेसिकली फीमेल स्टूडेंट का प्रोसेशन. अगेन जस्ट अ फन फैक्ट, one of the earliest Manjiri Sena that was created by Jawaharlal Nehru for her own daughter, that is Indira Nehru, जो later on Indira Gandhi बनी. She was also basically participant during this particular time period into Manjiri Sena. Thereafter अगर हम लोग बात करें तो इवन बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल के पॉलिटिक्स में भी हमने देखा है कि अब बेसिकली स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ा था. इनफैक्ट 1928 से ही स्टूडेंट यूनियन अक्रॉस इंडिया बनने चालू हो गए थे. एंड फिर इसके साथ साथ अल्टीमेटली हमने देखा था कि एंटी कनिंघम सर्कुलर ये वाला जो मोमेंट है वो भी हमने देखा हुआ था. तो इवन स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है. इनफैक्ट स्टूडेंट वेयर द बेस ऑफ द एंटायर नेशनलिज्म. हमने अब इलेबोरेटली देखा हुआ है कि एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप धीरे धीरे करके ग्रेजुअल चेंजेस जो आपको इंडिया में दिखाई देंगे. मॉडरेट लीडरशिप वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडरशिप जिन्होंने इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अल्टीमेटली इंडियंस को नेशनल बनाना चालू किया. अब बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1930 आपको इसके ग्राउंड लेवल पे रिपरकशन दिखाई देंगे. अपने बच्चे को अगर बचपन से ही नेशनलिज्म के फोल्ड में लाया है तो नेशनल ही बनेगा. एंड जो ओल्ड जनरेशन जो लॉयल थी ब्रिटिशर्स के लिए वो अब बेसिकली बूढ़े होकर मर जाएंगे. एंड आफ्टर धीरे धीरे यंग नेशनल बंदा जो है वो आपको इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा. तो जो ग्रेजुअल चेंज जिसकी बात एक ज़माने में दादा भाई नौरोजी कर रहे थे वो ग्रेजुअल चेंज अब आपको 1930s 40s में आता हुआ दिखाई देगा. विथ ईच सक्सीडिंग जनरेशन the people of India become more hostile towards Britishers, even though Britishers के बेनिफिट इंडिया को मिले. बट अब इसमें ब्रिटिशर्स का पॉलिटिक्स भी था जो हमने देखा था कि जो अगली हो ही रहा था. अब कंपनी का राज वॉज नो लॉन्गर देयर, गवर्नमेंट का राज है इंडिया पे. एंड उसमें अल्टीमेटली अब मॉडरेट लीडरशिप जो है उनके लिए फेस लॉस भी हो चुका था. एंड इंडिया एक धीरे धीरे जो है बेसिकली एक रेवोल्यूशन की पाथ की तरफ बढ़ रहा था. अब ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ
क्यों नहीं हुआ, नेशनल मूवमेंट ही क्यों चली, वो सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। देयर आफ्टर मुस्लिम पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें तो इट हैड ड्विंडल्ड बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब मुस्लिम पार्टिसिपेशन ड्विंडल होने के पीछे का रीज़न क्या है, कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, अब इस्लामिक नेशनलिज्म जब धीरे धीरे इंडिया में आ रहा था। इस्लामिक नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि आप इस नेशनल हो बिकॉज यू आर एन इस्लामिक पर्सन। तो ये बेसिकली डायरेक्ट काउंटर चैलेंज था टुवर्ड्स हिंदू नेशनलिज्म। आप हिंदू हो बिकॉज आपको जय श्री राम, शिवाजी महाराज, गणपति फेस्टिवल, काली माता फेस्टिवल करना है। वैसे अल्टीमेटली इस्लामिक लोगों को भी तो अपने रिलीजियस फेस्टिवल करने हैं, एंड इस्लामिक लोगों को भी अपने धर्म के पैरामीटर इंप्लीमेंट करने हैं। एंड फिर ये दो आइडियोलॉजी जो है दे कैन नेवर रिकनसाइल विथ ईच अदर। एंड यही इस्लामिक नेशनलिज्म अब इंडिया में जो है काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड ये फैलने के पीछे का रीज़न क्या, जो हमने पहले ही देखा था, खलीफा मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट आपने जैसे ही चालू करके रखी हुई थी, वो मूवमेंट की वजह से अब मौलवी जो है वो लोकल लेवल के लीडर बने। एंड अगर मौलवी के हाथ में अगर आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल आपका जा रहा है तो वो ऑब्वियसली राइट विंग पॉलिटिक्स ही खेलेंगे। ये इतना अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट रहा है इंडिया में, जिसकी बात हमने 1920 में भी की थी कि जवाहरलाल नेहरू का ही वो एक सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म था कि राइजिंग इस्लामिक नेशनलिज्म कैन बी ट्रेस बैक टू दैट खिलाफत मूवमेंट। दिस इज अ मूवमेंट दैट कांग्रेस शुड नेवर हैव सपोर्टेड। इसके वजह से अब इस्लामिक लीडर जो है उसमें जो लीडरशिप वाली पोजीशन जो एक एजुकेटेड एलाइड बंदे के हाथ में आनी चाहिए थी, उसके जगह मौलवी के हाथ में चली गई। ये इतना अनफॉर्चुनेट है से आप देखोगे कि इवन कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर है ही वॉज बेसिकली अबुल कलाम आज़ाद, वो मौलवी ही थे। अल्टीमेटली वॉज मौलवी अबुल कलाम आज़ाद। तो अल्टीमेटली मौलवी वाला जो पोजीशन है इज़ नेवर अ गुड थिंग। एंड ये लोगों से तो आपको 4 हाथ दूर ही रहना चाहिए। जैसे हिंदू रिलीजन में एज आई टोल्ड यू कि राइट विंगर से आप 4 हाथ दूर रहो, इस्लामिक रिलीजन में भी वही है। अल्टीमेटली ये लोग आपके लिए साथ क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि ये धरती एंड ये धरती इस्लामिक रिलीजन की है, ये धरती हिंदू रिलीजन की। अल्टीमेटली दिस इज इंडियंस वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इंडियंस मस्ट नॉट बी डिवाइडेड इन द नेम ऑफ द रिलीजन, इन द नेम ऑफ वर्ण, इन द नेम ऑफ जाति। बट ये लोग जो है बेसिकली फिर वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। डिवाइसिव पॉलिटिक्स जैसे ही आपने खेल लिया तो अपने आपके घर के ही 2 पर्टिकुलर लोग जो है ये दोनों लोगों में अपने झगड़े लगा दिए। फिर इसका फ़ायदा आपके कंट्री को क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी कंट्री कभी ना कभी तो खड्डे में जाएगी ही। जो इंडिया चला गया 1947 में, हमने ही, ब्रिटिशर्स ने नहीं मारा ना, हमने ही मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हमको मारा। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट इंडियन, यू आर बेसिकली एक तो हिंदू या फिर यू आर एक तो मुस्लिम है। अगर आपने आपके धर्म को देश से ऊपर रख दिया तो फिर आपका देश खड्डे में जाएगा ही जाएगा। एंड दिस इज समथिंग जो अब आपको धीरे धीरे जो अब इंडिया में होता हुआ दिखाई देगा इन बिटवीन 1930 से लेके 47। इस्लामिक नेशनलिज्म तो आ ही चुका है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज मुस्लिम लीग। अब उनकी ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी ना मुस्लिम लोगों की, एंड मुस्लिम लीग जो अब ये यूनिफाई हो चुकी है, एंड ये यूनिफाई हो चुकी है, इसके ऊपर भी हमने देखा था कि मोहम्मद शफी फैक्शन, आगा खान वाला फैक्शन एंड मोहम्मद अली जिना वाला फैक्शन जो इन्होंने यूनिफाई कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिना। मार्च अगर हम बात करें 1929 में अल्टीमेटली मुस्लिम लीग का एक सेशन भी हुआ था, एंड वो मुस्लिम लीग के सेशन में अल्टीमेटली 14 पॉइंट्स वर गिवन। अल्टीमेटली मुस्लिम लोगों को बताया गया कि अगर बेसिकली इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है तो ये इंडिपेंडेंस में अल्टीमेटली फिर हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म आएगा, एंड हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म अगर आ गया तो आपका क्या होगा आप ही सोचो। अल्टीमेटली आपके पॉलिटिकल राइट जो वो डिनाई किए जाएंगे एंड यू विल बिकम द सेकंड क्लास सिटीजन, विच वॉज बाय एंड लार्ज ट्रू ऑल्सो। बट अल्टीमेटली ये वाला जो एस्पेक्ट है अब बेसिकली लाया भी क्या, अब ये ट्रू था, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया हमने इलेबोरेटली देख के रखा हुआ है कि कांग्रेस का राइट विंग पॉलिटिक्स कितने अगली लेवल का उस जमाने में चल रहा था, एंड कैसे सिस्टमैटिक तरीके से मुस्लिम लोगों का जो जेन्युइन कंसर्न था उस जमाने में कि भाई हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सेंसिटिव क्यों होता है। ये सेंसिटिव इसी वजह से होता है बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन से कि अगर आपका वोट मैटर नहीं करता है तो आपका पॉलिटिकल लीडर इज नो लॉन्गर देयर, एंड अगर आपका पॉलिटिकल लीडर नहीं तो आपके लिए काम कौन करेगा ना। एक पॉलिटिकल लीडर सिर्फ वही लोगों के लिए काम करता है जिनका वोट उसको चाहिए। अगर वो वोट आपका नहीं है देन यू आर डन एंड डस्टेड। ये सिंगल मोस्ट रीज़न है कि पाकिस्तान में आपको हिंदू रिलीजन के लोग स्लम में रहते हुए दिखाई देंगे। हिंदू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे, वो अब इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका है पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपको सबसर्विएंट बन के रहना है। एंड वैसे इंडिया में आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्लम एरिया होता है वहाँ पे मुस्लिम लोग ही दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज फिर हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म इज देयर। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदूज आर ऑलवेज इन मेजोरिटी, एंड अगर वो कंसोलिडेट होके एक कैंडिडेट को वोट डालेंगे तो वो कैंडिडेट सिर्फ हिंदू लोगों का ही काम करेगा, वो मुस्लिम लोगों का काम क्यों करेगा। एंड दैट्स हाउ फेडरलिज्म वाला प्रिंसिपल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रिंसिपल उस जमाने में एक एक्सेप्टेड थियरी थी कि इंडिया अगर इंडिपेंडेंट बनता है तो एक फेडरलिज्म कंट्री इंडिया में आनी चाहिए, एंड फेडरलिज्म में अल्टीमेटली सेपरेट इलेक्टोरेट हर एक रिलीजन को होना चाहिए।
कि वही रिलीजन के लोग जो है अल्टीमेटली अपना कैंडिडेट चूज करे, वही रिलीजन के लोग जो अल्टीमेटली अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ले ले, तो उनका जितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है उतने परसेंटेज से उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। अल्टीमेटली इसके वजह से होगा क्या कि उनमें उनका रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं फैलेगा एंड इंडिया कैन बिकम यूनाइटेड। तिलक ने आइडियोलॉजी मान के रखी थी, गांधी जी विथस्टूड अगेंस्ट इट, बिकॉज गांधी खुद एक बहुत ही आर्डेंट राइट विंगर लीडर रहे हैं। एंड फिर हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो गांधी जी को चाहिए भी था, बिकॉज उनके मेजोरिटी फॉलोवर वेर हिंदू कंजर्वेटिव सेक्शन। उनको अपसेट करके कैसे चलेगा, फिर तो आपकी पॉलिटिकल रोटी आप सेक ही नहीं पाओगे ना आगे। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट, बेसिकली dwindling पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। वैसे ही मर्चेंट एंड ट्रेडर की अगर बात करें तो इनका भी पार्टिसिपेशन हम लोगों को ये पर्टिकुलर मोमेंट में थोड़ा सा कम ही दिखाई दिया है। कम दिखाई देने के पीछे का रीजन क्या है? द बिगेस्ट थिंग दैट चेंज वाज वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इंडियन कैपिटलिस्ट लॉबी जो उनको सपोर्ट करना चालू किया था। ये इंडियन कैपिटलिस्ट लॉबी जो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे बाहर आई। इसी टाइम पीरियड में फिर टाटा फैमिली है, बिरला फैमिली है बेसिकली, या फिर बेसिकली वन ठाकुरदास फैमिली है। वैसे मल्टीपल पॉलिटिकल या फिर यू कैन से दैट कि बेसिकली जो इंडियन कैपिटलिस्ट लॉबी जो है बाहर आनी चालू हो गई। तो अब इनके लिए हो गया डिलेमा कि सबसे पहले तो अब हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के साथ में हैं, एंड अगर ब्रिटिशर्स हम लोगों को उनके टेंडर दे रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाए। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा जो डिलेमा जो है अब ये इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के सामने आ गया। इन्होंने 1920 एंड आफ्टर 1905 के मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कुछ दे ही नहीं रहा था। बट अब 1930 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्री खुद का घर जो लुट चुका था वर्ल्ड वॉर वन में। एंड दैट्स अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपके कॉलोनियल कंट्री में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना पड़ा, तो मल्टीपल इंडियन कैपिटलिस्ट फैमिली को आपने सपोर्ट करके रखा था। यानी जो इंडियन कैपिटलिस्ट फैमिली को जो आपने सपोर्ट करके रखा हुआ था, तो दैट्स इंडिया का जो मर्चेंट ट्रेडर जो है दैट इज कैपिटलिस्ट लॉबी जो है ब्रिटिशर्स के प्रो जाता आपको दिखाई देगा। बट परहैप्स द बिगेस्ट कंसर्न वाज समथिंग एल्स, एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न था द चेंजिंग विंड विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अब बेसिकली लार्जली डिवाइड हो रहा था इन बिटवीन राइट विंग पॉलिटिक्स एंड देयर आफ्टर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। राइट विंग पॉलिटिक्स मतलब धर्म के आधार पे या फिर रिलीजन के आधार पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मतलब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले लोग। अल्टीमेटली कांग्रेस जो है उसमें गांधी, एंड गांधी के बाद अल्टीमेटली फिर बैटन जो है शुड हैव पास टू पटेल। गांधी के बाद अल्टीमेटली पटेल विल बिकम सुप्रीम लीडर। ये एक आइडियोलॉजी वाली जो बेसिकली विंग है वो आपको दिखाई देगी। एंड वैसे ही लेफ्ट में अल्टीमेटली एक राइजिंग लीडरशिप थी जिसमें सबसे बड़े नेहरू थे, अब ऑब्वियसली फिर जवाहरलाल नेहरू बिकॉज ही वॉज क्लोज टू गांधी, एंड देयर आफ्टर फिर सुभाष चंद्र बोस। अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर लीडरशिप जो है ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए हो गई प्रॉब्लम, बिकॉज ये लीडरशिप का कहना था कि कैपिटलिस्ट जो है इंडिया को लूट खा रहा है, कैपिटलिज्म को खत्म करो, इक्वालिटी इंडिया में लाओ, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करते हैं, इकोनॉमिकल प्लानिंग हम करते हैं, देयर आफ्टर ये लोग जो इनका एनहाइलेशन करते हैं। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म ना। एंड दैट्स फिर ये जो राइजिंग लीडरशिप जो थी इट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कांग्रेस। 1927 में इंडिया में बेसिकली फिर फिक्की बनी हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अल्टीमेटली फिक्की ऑर्गेनाइजेशन में ये इश्यूज जो है 1927-28 से हाईलाइट होने चालू हो गए। उस जमाने में अल्टीमेटली दोराबजी टाटा हुआ करते थे, उसके बाद साथ बेसिकली घनश्याम दास बिरला हुआ करते थे, तो ये काफ़ी बड़े नाम थे। एंड इन्होंने इनिशियल लेवल पे कॉज ऑफ कंसर्न हाईलाइट करके रखा था कि वी आर बेसिकली स्पॉन्सरिंग कांग्रेस। कांग्रेस को तो यही स्पॉन्सर कर रहे थे। इसके ऊपर हमने इलेबोरेटली बात की थी कि टाटा एज वेल एज बिरला हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद महात्मा गांधी। मेजॉरिटी ऑफ महात्मा गांधी की मूवमेंट को लाखों रुपए की फंडिंग इन्होंने देके रखी थी विथ एन आइडियोलॉजी कि इंडिया में अल्टीमेटली अगर इनका राज आता है तो राइट विंग, एंड राइट विंग हमेशा प्रो कैपिटलिस्ट होता है। राइट विंग प्रो कैपिटलिस्ट होने के पीछे का पंगा क्या है कि अल्टीमेटली उस जमाने का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुद बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय था। एंड ब्राह्मण क्षत्रिय जो है फिर अपनी सुप्रीमसी या फिर पैसों की बातें करेंगे, तो राइट विंग पॉलिटिक्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड विद द कैपिटलिज्म। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी पहले गांधी, गांधी के बाद पटेल के पास बैटन जो है पास हो जाएगी। अगर नहीं भी हुई तो गांधीयन आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो वो आगे बढ़ने चाहिए, तो दैट वाज बेसिकली द गिवन थिंग। बट अब ये हो नहीं रहा था। कांग्रेस में बेसिकली देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन ऑफ सरदार पटेल, गांधी, एंड रैपिड राइज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। फ्लैम्बॉयंट लोग थे ना, फ्लैम्बॉयंट लोग थे ऑब्वियसली। अगर आप इनके फोटो भी देखोगे तो आपको दिखाएगा गॉगल पहनेंगे, ऐश में घूमेंगे, एंड ऑब्वियसली जब आप अमीर होते हो तो आप में एक फ्लैम्बॉयंसी जो होती है। उसमें जवाहरलाल नेहरू का तो नाम बाद में खराब भी कर लिया लोगों ने कि इनके साथ अफेयर, उनके साथ अफेयर, एडविना माउंटबेटन के साथ अफेयर, बट दैट फ्लैम्बॉयंसी वाज ऑलवेज देयर, एंड फ्लैम्बॉयंसी अट्रैक्ट्स।
ये फ्लैम्बॉयंसी जो है जहाँ पे आ गई तो वहाँ पे बेसिकली इंडियंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट आज भी हो जाते, उस जमाने में भी हुए। एंड आफ्टर उनकी आइडियोलॉजी गरीबों के फेवर में भी थी। बोथ ऑफ देम वेर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म कम्युनिज्म, एंड ये सोशलिज्म कम्युनिज्म मतलब कैपिटलिस्ट लोगों के लिए अनाथेमा। तो 1930 आते आते अब एक आपको सडन 360 डिग्री रिवर्स टर्न जो है कैपिटलिस्ट लॉबी का दिखाई देगा। एक कैपिटलिस्ट लॉबी प्रो ब्रिटिश भी बना, बिकॉज ब्रिटिशर्स अब इनको बड़े बड़े टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। एंड कैपिटलिस्ट लॉबी जो है थोड़ा सा नेशनलिज्म के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बातें करना भी चालू किया, बिकॉज इन केस इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है, कांग्रेस का राज आ गया, तो सबसे पहला हथौड़ा किस पे पड़ेगा? कैपिटलिज्म पे पड़ेगा। एंड दैट वाज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से मर्चेंट एंड ट्रेडर जो है इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया एंड देयर आफ्टर अपने वर्कर को धमकी दे दी कि अगर स्ट्राइक करोगे तो ऑब्वियसली आपको वही दिन से जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो नो स्ट्राइक इज अलाउड, मतलब स्ट्राइक जो है बेसिकली होने ही नहीं चाहिए। और इसमें हमने देखा था कि 1928 में ही ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करके रखे हुए थे। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल में स्ट्राइक तो अब गवर्नमेंट ने फॉरबिडन भी करके रखे थे। एंड आफ्टर कैपिटलिस्ट लॉ भी ऑल्सो सपोर्टेड कि नो स्ट्राइक, नेशनल मूवमेंट चल रही है, अगर आपको कुछ करना है तो वर्किंग आवर के बाहर जाके करोगे। वर्किंग आवर में आपको काम पे आना है, अगर आप एक दिन भी काम पे नहीं आओगे तो बेसिकली आपको दूसरे दिन जो है सैक किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। एंड दैट्स देयर वाज अ dwindling पार्टिसिपेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट लॉबी एज वेल एज वर्कर। वर्कर को तो जाना था, वर्कर को तो ये आइडियोलॉजी हमेशा अच्छी लगती है, बट आप ही पेट का सवाल है। अगर खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली नेशनलिज्म कहाँ से चलाओगे? वैसे अगर हम लोग बात फिर ये दो पर्टिकुलर सेक्शन की करें तो इनका सेक्शन जो बेसिकली फिर नेशनलिज्म में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अभी हमने देखा था कि पीजेंट सेक्शन के कुछ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेज जो है हमको दिखाई देते हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ द टैक्सेशन एंड सॉल्ट वाला इशू। एंड ट्राइबल लोगों में मल्टीपल लीडर जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान हमने देखा हुआ था, एंड आफ्टर फिर माझी हमने देखे हुए थे। तो ये जो है बेसिकली इसकी वजह से जो ट्राइबल एरिया जो है वहाँ पे भी अब धीरे धीरे नेशनलिज्म गांधीयन मूवमेंट फैली, एंड आफ्टर पीजेंटाइन सेक्शन में भी फैली। तो ये एनालिसिस भी जो है हमेशा याद रखना। ये एनालिसिस में आपको वही दिखाई देगा कि जस्ट बिकॉज वी आर नेशनल डज नॉट मीन एवरीबडी एल्स इज नेशनल। ये सारे के सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं। एंड जब आप नेशनलिज्म या फिर देश की बात करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बनोगे तभी भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, कल जाके सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर बनोगे तभी भी आपको ये चीज़ याद रखनी है। जस्ट बिकॉज यू आर नेशनल डज नॉट मीन दैट एनीबडी एल्स इज नेशनल। हर एक बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर अपना एक प्रेशर होता है, एंड उसके हिसाब से दैट डिसीजन मेकिंग विल बी डन, जो आपको अब ये पर्टिकुलर सेक्शन दिखाई देगी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ाना था बट इसको जो है बेसिकली अभी के लिए रोक लेता है। आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब और आधा पौना घंटा, तो अभी के लिए रोक लेते हैं। फिर जो गवर्नमेंट एक्शन है वहाँ से आगे जो है बेसिकली विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड द नेक्स्ट lecture. So I'll be stopping over here guys, but again जाते जाते you will get access to this particular PPT on the Telegram channel of us, and Instagram के ऊपर you can ask me any question that you're having. So thank you so much guys. I will be stopping this particular section, and जो government action वाला जो topic है यहाँ से आगे जो है बेसिकली आई विल बेसिकली टेक इट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो जो है दैट आई विल बी शूटिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। फिर अगले लेक्चर में यहाँ से आगे जो है गाड़ी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।